अभी आपने सुना होगा विनेश फोगाट के साथ सही क्या बात। हुआ और वो भी साजिश बता दिया गया। पापा मैं देख रहे थे, सडनली सुबह न्यूज आता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। ये सब चीज धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में टर्न हो रही है। अभी के लिए छोड़ दीजिए, अभी जो प्यार मिल रहा है, सब मिल रहा है, वो डेफिनेटली वो लगेगा कि यार मुझे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, सब अच्छा है। लेकिन आप सोचिए 10-15 साल बाद जब आप बैठेंगे, अपने आप से बात करेंगे, आपको क्या लगेगा? स्पोर्ट्स पर्सन आपको रोना आता है, आप इतना फील करते हैं ना कि जस्ट मिस आपको वो सोने भी नहीं देता है। कई लोग जो बोल रहे हैं इस बारे में, उनको ABCD नहीं मालूम है, क्या गेम है, कौन सी वेट कैटेगरी में खेल रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन योर कोच, योर ट्रेनर, योर डाइटिशियन, जो भी आपके साथ गया है, जब आपके साथ फुल टाइम है वो उसी चीज के लिए, दैट्स योर जॉब, तो ऐसी मिस्टेक होने के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। पॉलिटिक्स में भी कुछ तो लेवल होना चाहिए। मतलब नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पे आप इस लेवल पे मत जाइए, क्योंकि ये देश के लिए ठीक नहीं है। मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैं डेफिनेटली ये पूछना चाहूंगी, जब आप इतने एक्सपीरियंस्ड एथलीट हैं, इतने साल से खेल रहे हैं, आपकी टीम आपने चुनी है, गवर्नमेंट आपको सब कुछ दे रही है आजकल। जब मैंने खेला 2008 ओलंपिक्स, क्या मेरे पास कोई फिजियो था? क्या मेरे पास कोई ट्रेनर था? कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। क्या कहीं से भी 1% चांस है कि कोई साजिश करके ऐसा कर दे? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो उनको ज्यादा मालूम भी होगा। कोई सीरियल चल रहा है क्या कि एक काम करो, इसको ना फाइनल में जाने दो, फिर मैं इसका ना वहां पत्ता कटवाऊंगा। ये सब चीजें जो इम्प्रूवमेंट है, काश 2008 में 12 में होती। 2008 में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, नो Zero. फिजियो, नो ट्रेनर, ओनली कोच। 2012 तक इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, एक फिजियो एक कोच। कि तो 20 स्टाफ है, हमारे साथ एक आदमी खड़ा है, तो वो ऐसा डिमोरलाइज कर देता था क्या? मुझे नहीं मालूम था इसके पीछे एक साइंस है। आप 18 साल की थी, जो सरकार में, तो उनको तो अनुभव होना चाहिए कि मुझे क्या क्या देना है अगर मेडल चाहिए तो। जब आप थोड़ा सा अचीव कर गई थी, उसके बाद आप कितना कमाने लग गई थी कि आपको लगा कि हाँ यार पैसा तो ठीक आ रहा है? वो था आई थिंक जो मुझे फर्स्ट मिला था, मे बी। हमारे यहाँ मैंने साइना महसूस किया है कि स्पोर्ट्स को लेकर वैसा कल्चर अभी तक बहुत प्रयास के बाद भी नहीं आया। कहीं ना कहीं पेरेंट्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कहाँ हैं आप? लोग पूछ रहे हैं आप ओलंपिक में क्यों नहीं दिख रही? इस बार भी ट्राई कर रही थी, लेकिन जो मेरी नी है उसने अलाउ नहीं किया। फिर फाइनली आपको लगता है हाँ, स्पोर्ट्स से निकलना पड़ेगा। अभी मतलब आप रिटायर हुई हैं, नहीं हुई हैं, मतलब होने का सोच रही हैं, क्या चल रहा है? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका स्वागत है। हमारा ये प्रयास, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल से देखकर उसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं, उनकी दुनिया मुरीद है, भारत मुरीद है, भारत की स्टार हैं, ओलंपिक मेडल विजेता हैं, और वो सिर्फ रैकेट से स्मैश नहीं मारती, बोलती भी हैं तो आजकल स्मैश ही मार रही है। हमारे साथ साइना नेहवाल मौजूद हैं। साइना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? कहाँ हैं आप? लोग पूछ रहे हैं आप ओलंपिक में क्यों नहीं दिख रही? देखिए सर, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ओलंपिक्स में खेलना सब प्लेयर्स का ड्रीम होता है, और मेरा भी रहा है बचपन से। 3 ओलंपिक्स खेल चुकी हूँ, और आई थिंक इस बार भी ट्राई कर रही थी, लेकिन जो मेरी नी है उसने अलाउ नहीं किया, और मुझे आर्थराइटिस हो गया। बेसिकली जो कार्टिलेज है मेरे नी का, वो टोटली डिजेनरेट हो चुका है, और मैंने बहुत इंजेक्शंस ट्राई किए लेने के लिए ताकि मैं खेल पाऊँ, और काफ़ी हद तक जो इंजेक्शंस थे वर्क नहीं कर रहे थे, स्वेलिंग वापस आ जा रही थी नी में। और जो एक्चुअली लोगों को 70 इयर्स में आता है आर्थराइटिस, वो प्लेयर्स को थोड़ा जल्दी आ जाता है, क्योंकि आप 25 इयर्स उसी नी को घिस रहे हैं बारी बारी, इतने घंटे उस पर आप लंजिंग कर रहे हैं। तो वो मैंने फिर डॉक्टर से पूछा, इंजेक्शंस अलाउ नहीं कर रहे हैं, दर्द हो रहा है और पूरी रात मुझे पेन होता है, और ये हो नहीं सकता। जब आप हाईएस्ट लेवल खेलते हैं तो एटलीस्ट आपको 9 to 10 आवर्स की गुड ट्रेनिंग तो चाहिए एवरीडे, और मुझे ये 1-2 घंटा भी अलाउ नहीं कर रही है मेरी नी। तो डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे थे कि आप सर्जरी करवाओ, और उसमें भी मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि आपकी नी ठीक हो पाएगी, क्योंकि जो कार्टिलेज है वो पूरा ही ख़राब हो चुका है। तो मुझे लगा कि ये डिसीजन टफ होगा, क्योंकि आगे भी मतलब मैंने उनसे बात किया, तो कभी आगे चल के मैं ना चल पाऊँ या नी और गिव अप कर दे, तो उससे बेटर है मैं एक बार डिसीजन ले लूँ कि मैं शायद खेल पाऊँ या नहीं। तो इसलिए मैंने आई थिंक पेरेंट्स से बात करी, मेरे कोच से बात करी, तो मैं थोड़ा डर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं कर रहा है वॉक करने के लिए, और नी स्ट्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो एज ए प्लेयर बहुत दुख होता है जब आप मिस आउट करते हैं, नहीं खेल पाते हैं इतने बार खेल के, और एक ओलंपिक मेडल आया तो और भी लेके आने का मन करता है। लेकिन जब आप अपनी बॉडी से फाइट कर रहे हैं तो कितना कर सकते हैं, और मैं वो फाइट मैंने काफ़ी करी। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा उसको आराम देना चाहिए, एंड आई एम थिंकिंग स्टिल ओवर इट, क्योंकि आप इतने साल से एक चीज़ जो खेलते हैं वो एक जॉब बन जाता है,
और इसे गिव अप करना ईजी तो नहीं होता है, लेकिन आई हैव टू टेक अ डिसीजंस सून अबाउट इट। नहीं, आपको सुन के कई लोगों को ये समझ में आएगा। हम लोग प्लेयर की जो तारीफ होती है वो देखते हैं, कई बार हम लोग कितना निर्मम होके क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे यार साइना ने ऐसा नहीं खेला, अब ऐसा नहीं किया, लेकिन कितना दर्द, कितना पेन, कितना सैक्रिफाइस होता है ये लोगों को पता नहीं होता। जी। ये अभी मतलब आप रिटायर हुई हैं, नहीं हुई हैं, मतलब होने का सोच रही हैं, क्या चल रहा है? मैं डेफिनेटली सोच रही हूँ और जल्दी ऑब्वियसली हो ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता नहीं अलाउ करेगी, लेकिन थोड़ा सा अपना टाइम ले रही हूँ इतने दिन से। जैसे मैंने बोला, जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं गिव अप इतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन वही थोड़ा सा और टाइम दे के जब मुझे लगे ठीक है मैंने पूरा ट्राई कर लिया, कोई रिग्रेट्स नहीं है, तो मैं अनाउंस कर दूंगी उसको। मतलब चांसेस कम है कि हम आपको फिर कोर्ट नहीं, में बहुत देखें? मुश्किल है सर, आर्थराइटिस होने के बाद इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। अगर कोई चमत्कार भगवान करता हो तो कर दे, क्योंकि हम तो साइना को देखना ही चाहेंगे। नहीं, मैं खुद भी चाहती हूँ, इतने दिन जो खेली, जो मुझे मेरे कोचेस से, पेरेंट्स से इतना सपोर्ट मिला, इतने सारे मैं टाइटल्स जीत के ला सकी ऐसे स्पोर्ट में जो बिल्कुल ही चाइना डोमिनेटेड है, काफ़ी जो उनको चैलेंज करती आई इतने साल, तो अच्छा भी लगता है कोर्ट पे रहना। कुछ और चीज़ में इतना मज़ा आता नहीं है फिर, लेकिन क्या करें, कितना फाइट कर सकते हैं अपने आप से आप। तो ये जब दौर चल रहा था, जी। क्योंकि बड़े बड़े क्रिकेटर्स को भी मैंने सुना है कि उनसे भी खेल छूटता नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि कैसे लास्ट तक पकड़ के रखूं। जी। तो जब आपको ये पता चला कि आर्थराइटिस हो गया है और अब तो चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि अब मैं वापस आ पाऊंगी, रिटायर होना पड़ेगा, जी। वो फीलिंग क्या थी? दुख होता है, लेकिन कभी-कभी ना थोड़ा गुस्सा भी आता है, इतना आप उस पे ट्राई कर रहे हैं और आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो गुस्सा बहुत आया। और लेकिन कहीं न कहीं आप अपने आप से वो एग्री कर ही लेते हैं कि मुश्किल है, वो एग्री करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जैसे आप ऑब्वियसली 15-16 साल या 25 साल में फ़ील करते हैं, वो थोड़ा ऑब्वियसली एज होने के बाद आप स्लो फ़ील करते हैं, थोड़ा-सा टफ लगता है मूवमेंट्स, इतने ईज़ी नहीं है। और हमारे मूवमेंट्स में बहुत एजिलिटी, बहुत स्पीड, बहुत एंड्योरेंस, आपके मूवमेंट्स क्विक होने चाहिए। जब वो थोड़े डल होने शुरू हो जाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ इंजरी एक प्ले कर रही है अपना रोल, एंड ये आपको अलाउ नहीं कर रही। और आप जब इतने साल टॉप 10 में रहे हैं, स्पेशली फॉर मी, आई हैव बीन इन टॉप 10 फॉर 10 ईयर्स। अब 10 साल आप टॉप 10 में रहे हैं, इतने सारे आपने टाइटल्स जीतने, इतने टॉप प्लेयर्स को हराया, तो आपको बिल्कुल खुशी नहीं होती है कि आप जाके उनसे ऐसे हारे। और उनका मतलब जो रिएक्शन होता है ऑन कोर्ट, आप देखते भी हैं कि आपको कैसे लुक देते हैं कि हम जीत गए, आप हार गए, तो वो सब देखना भी अच्छा नहीं लगता है। बट मुझे लगा कि बस गेम से प्यार है जो इतने साल, वो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को आई थिंक ये डिसीजन बहुत टफ है, क्योंकि बचपन में वो स्टार्ट तो करते हैं कि उनके पेरेंट्स पुश करते हैं, कोचेस पुश करते हैं, लेकिन कब वो आपका प्यार बन जाता है, कब वो आपके साथ इतना लंबा चलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कंट्री में इतना स्पोर्टिंग कल्चर है नहीं, और है ही मुश्किल से इतने कम स्पोर्ट्स पर्सन, और उनमें से आप जाने जाते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। और जब आपको लगता है कि बहुत टफ हो रहा है, अभी आगे नहीं जा सकते शायद, तो इतना तकलीफ होता है, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स आप जैसा बनना चाहते हैं, आपको लुकअप करते हैं, और आपको आप जैसा वर्ल्ड चैम्पियन या वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहते हैं, और आप फिर फाइनली आपको लगता है हाँ स्पोर्ट से निकलना पड़ेगा। बट आई एम प्राउड कि मैंने स्पोर्ट को काफ़ी हद तक बहुत कुछ अपने रिजल्ट से दिया, और काफ़ी जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं वो मेरे जैसे बनना चाहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ये, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो इनडायरेक्ट अनाउंसमेंट तो आपने रिटायरमेंट की हमारे पॉडकास्ट के थ्रू कर ही दी है, लेकिन आपने इसके बाद की दुनिया सोची है कि अब क्या होगा? वो इतने घंटे की प्रैक्टिस नहीं होगी, वो कोर्ट नहीं होगा, आप क्या करेंगी? आप कोच करेंगी, थोड़ा और वाइफ की भूमिका में आएंगी, बेटी की भूमिका में आएंगी, क्योंकि ये सब आपने रिलेशनशिप थोड़े थोड़े मिस किए होंगे, तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? एज ए प्लेयर हमने सब कुछ ही मिस कर दिया सर। जो आप बोल रहे हैं पेरेंट्स के साथ भी, मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ कि मैं सबको अच्छा टाइम दूँ, और हमेशा से मैंने उनके साथ बहुत ट्रैवलिंग किया है। मेरे जो पढ़ाई है उसने भी बैक सीट ले ली थी, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने स्पोर्ट को सब कुछ दे दिया है। देखिए आई कैन प्राउडली से दैट मैंने इतना अचीव किया है, और काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा कमा भी लिया है, तो मुझे इतना कुछ जल्दी नहीं है कोचिंग में आने की या कुछ ऐसा करने की कि मुझे कुछ इमीडिएटली चाहिए। एक चीज़ छोड़ना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और उसको आगे क्या करना है उसके लिए सोचने के लिए थैंक गॉड मेरे पास टाइम है, मैं सोच सकती हूँ।
जो मेरे हस्बैंड है वो कोचिंग में आ चुके हैं ऑलरेडी। ही लव्स बैडमिंटन और इतना प्यार करता है कि वो उसके बिना रह भी नहीं सकता है, तो वो तो कोचिंग में आ भी गया है और इतना टाइम देता है बच्चों को। वो चाहता है कि और हमारे आने वाली जनरेशन है और प्लेयर्स आए, अच्छा करे। और मैं भी काफ़ी हद तक मोटिवेट करती हूँ, इतने सारे टॉक्स दे रही हूँ, एंड आई फील कि शायद मेरी बातों से कुछ डिफरेंस आए तो अच्छा रहेगा। बट एक्टिवली आई थिंक एज ए कोच बनना बिल्कुल भी ईजी नहीं। प्लेयर बनना ईजी है, कोच बनना बहुत डिफिकल्ट क्यों? है। कोच, आप एक प्लेयर को बना रहे हैं, इट्स नॉट ईजी टू मेक अ प्लेयर। और कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जिनमें टैलेंट है लेकिन टूर्नामेंट में जीत नहीं पाते हैं। तो इतने सारे सॉल्यूशंस एज ए कोच आपको ढूंढने पड़ते हैं कि ऐसा क्यों है, इतना अच्छा ट्रेनिंग कर रहा है बट टूर्नामेंट नहीं जीत रहा है। और कुछ ट्रेनिंग में अच्छा नहीं करते बट टूर्नामेंट में अच्छा कर लेते हैं। और आजकल के जो जनरेशन है, मैंने ये भी देखा है कि इतना इजी नहीं है उनको ट्रेन करना, क्योंकि हम फिर भी जब भी हमारे कोच सामने आते थे, हमारे पेरेंट्स सामने आते थे, तो हम सर झुका के जो भी वो बोलते थे सुन लेते थे और एक वर्ड नहीं निकलता था मुंह से। लेकिन आजकल के बच्चों को ट्रेन करना आई फील थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि कहाँ उनको बुरा ना लग जाए, किधर ट्रेनिंग ज़्यादा पुश ना हो जाए ताकि उनकी बॉडी में तकलीफ ना हो जाए, या जाके वो ऐसा कंप्लेंट ना कर दे पेरेंट्स को कि मुझे पुश कर रहे हैं, मेरा बॉडी तंग हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रख के एज ए कोच बनना पड़ेगा आजकल। मतलब कोच होना एक तरह से माँ होने जैसा बिल्कुल बिल्कुल, कि आपको हर चीज का ध्यान रखना है। और प्लेयर्स का फिर भी जैसे मैंने बोला ना, 9-10 घंटे ट्रेनिंग करना, ये वो स्टार्टिंग में ये सब तो ठीक है, लेकिन कोच का तो आपको पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है और इतने सारे बच्चों को चिल्ला चिल्ला के सिखाना पड़ता है। मतलब हैट्स ऑफ टू कोचेस किसी भी स्पोर्ट में, कि वो अपना सब कुछ दे देते हैं प्लेयर को बनने के लिए। एंड वो बनना मतलब आपको इतना इजी नहीं लगता है, क्योंकि जैसे आप देखिए ली चोंगवे, लिन डैन, तौफिक हिदायत, इतने सारे बड़े प्लेयर्स हैं हमारे, वो अभी तक एक्टिवली कोचिंग में आए नहीं है। नहीं तो सभी घुस जाते एकदम कोचिंग में। कोचिंग इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, और मैं हैट्स ऑफ टू द कोचेस जिन्होंने इतने सारे अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। उनके दिल में था कि हम कुछ कर सके ऐसा, अपने वाइफ, अपने घर, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके वो स्टेडियम में रहते हैं फुल टाइम, क्योंकि उनको प्लेयर्स बनाने हैं। तो वो एक डिसीजन जब आप लोगे तो फिर ऐसा ही लगता है कि चैंपियन ही बनाऊं मैं और वर्ल्ड लेवल पे बनाऊं। सही बात। तो मतलब वो पैशन की बात है। खिलाड़ी तो जो बनता है वो खुद के लिए बन रहा है, खुद अचीव कर रहा है। आप किसी और को बना रहे हैं और वो जो अचीव कर रहा है उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं, ये बहुत अलग बात है। मैं इस पे थोड़ा और आपसे बात करूंगा, लेकिन एक चीज और पूछनी थी कि आपके जो नी में इंजरी हुई, इसके पीछे मोदी जी की कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो होता है वो मोदी जी की साजिश होती है। अभी आपने सुना होगा विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ, और वो भी साजिश बता दिया गया। आपकी एज अ प्लेयर इस पूरे घटनाक्रम पे सोच क्या है? विनेश के साथ जो हुआ आप कैसे देखती हैं? देखिए सर, जो मेरा नी में इशू हुआ है वो एक इंजरी नहीं बोल सकते हैं। वो सालों तक घिसती रही, तो फाइनली कहीं ना कहीं उसका जो एंड था वो होना ही था। सब प्लेयर का कभी ना कभी ऐसे ही थोड़ा बहुत एंड होता है, जैसे कुछ इंजरी हो जाए जिसको वो आगे खींच ना पाए। अब इसको हम पॉलिटिक्स में कैसे ले जा रहे हैं? लाइटर नोट में मुझे लग रहा है आजकल सभी चीज उस पे जा रही है, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। अभी देखिए, मैंने डेफिनेटली बीजेपी ज्वाइन किया था 2020 में। मैं आई रियली लाइक मोदी जी अलॉट। मैं बेसिकली उनके लिए मैंने ज्वाइन किया था। एंड जैसे वो बात करते हैं, लीडर क्वालिटी दिखती है उनके अंदर। और अभी तक मैं एक्टिवली ज्वाइन नहीं हुई, तो मैं ज़्यादातर किसी भी चीज़ों के मामले में इतना कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। जब तक आप एक्टिवली किसी चीज़ में नहीं हो तो आपको उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और स्पोर्ट्स के लिए जितना भी मैं करूँगी वो एक्चुअली कम ही रहेगा, क्योंकि स्पोर्टिंग कल्चर आना चाहिए इंडिया में। और जो मैंने कल देखा विनेश का एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, मैं उनका पूरा बाउट भी फॉलो कर रही थी। जो मुझे इस बात का दुख हुआ, आप वहाँ पे एक मेडल लेने के लिए जा रहे हैं, और उसको मैंने इतने सारे चैम्पियनशिप में खुद देखा है। वो मेरे साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में थी, एशियन गेम्स में थी, मैंने उनको रियो में देखा है और टोक्यो में देखा है। इतने सारे इंजरीज के बाद, इतने सारे हार्डवर्क के बाद वो एशियन गेम्स चैम्पियन है, कॉमनवेल्थ गेम्स चैम्पियन है, और 3rd ओलंपिक है उनका। और उनका ये ड्रीम था, वो बोलती भी थी कि मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है, अच्छा करना है। तो मुझे एज ए प्लेयर इतना बुरा लगा कि देखिए अभी तो ऐसे डिस्क्वालीफाई होना थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है एज ए प्लेयर, वो सुन के भी कि ऐसे कैसे आपने 3 बाउट खेले, सुपर
खेले, सबको हरा दिया और आप गोल्ड मेडल के लिए जा रही हैं बेसिकली। सिल्वर भी नहीं सोच रहे थे हम, सोच रहे थे गोल्ड के लिए जा रही हैं वो। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऐसा न्यूज़ आता है तो एज ए प्लेयर बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो आपके फेलो प्लेयर्स हैं वो मेडल्स जीत के लाए। वैसे भी हमारी कंट्री में मेडल जो आते हैं वो 5-6 ही आते हैं, और आप अगर उसको यूएस से, उसको ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करेंगे तो वो 100-120 मेडल्स लेके आते हैं, और जितने मेडल्स आए हमें वो एक्चुअली कम है। तो हम सोच रहे थे कि वो, मैं अपने पापा मैं देख रहे थे, सडनली सुबह न्यूज़ आता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। एंड ये सब चीज़ धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में टर्न हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यूज़र वो मेडल लेने गई हैं और उनका मन जो, अभी के लिए छोड़ दीजिए, अभी जो प्यार मिल रहा है, सब मिल रहा है, वो डेफिनेटली वो लगेगा कि यार मुझे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, सब अच्छा है। लेकिन आप सोचिए 10-15 साल बाद जब आप बैठेंगे, अपने आप से बात करेंगे, आपको क्या लगेगा? मुझे, क्योंकि मैंने काफ़ी जो मोटिवेशनल टॉक्स किए हैं वो पीटी उषा जी के साथ भी किए हैं, उनका मेडल भी जस्ट मिस हो गया था। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपको रोना आता है, आप इतना फील करते हैं ना कि जस्ट मिस आपको वो सोने भी नहीं देता है। तो आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देखिए, आप ये पॉलिटिक्स ये सब, मतलब मुझे अभी इसमें इतना इंटरेस्ट है ना, मैं इतना कुछ बोलूँगी उस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन उसको कितना दुख होगा। कई लोग जो बोल रहे हैं इस बारे में, उनको ABCD नहीं मालूम है, क्या गेम है, कौन सी वेट कैटेगरी में खेल रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम है। वो सब भी मालूम हुआ होगा जो कल कंट्रोवर्सी जो हुई है उनके बारे में, उसके बाद ही मालूम हुआ होगा कि यार अच्छा 49 था, वो भी गूगल करके या टीवी में न्यूज़ में हाँ। वही मालूम 49 था, 52 कैसे चला गया। और फिर इतना सारी चीज़ें जो उसके बाद बताई गई कि रात भर उन्होंने ब्लड के जरिए अपना वेट कम करने की कोशिश करी थी, या हेयर कट करना उनको सही लगा, या ये पूरी रात उन्होंने मेहनत करी, वो स्किपिंग 1.7 kg या 2.7 kg जो वो बता रहे हैं। मैं भी जितना न्यूज़ में देख रही हूँ 2.7 है, ये 2.7 है। तो 2.7 किलोज एक नाइट में घटाना कितना डिफिकल्ट होगा एक प्लेयर के लिए। और आप जब इतने बड़े कंपटीशन में गए हैं जो once in 4 years आता है, और कभी कभी तो प्लेयर को चांस एक ही बार मिलता है लाइफ में, एंड शी एक्चुअली इज लिटिल लकी कि उनको थर्ड टाइम भी मिला। इतनी सारी इंजरीज के बाद, ACL के बाद कौन खेल सकता है, बट शी फॉट अगेन। और इस बार तो हम सोच रहे थे कि मेडल लेके आएगी तो कितना अच्छा है, क्योंकि फोगाट सिस्टर्स बेसिकली, मैं उन सबको अपनी फ्रेंड मानती हूँ, सब मेरे साथ काफ़ी टूर्नामेंट्स में गए हैं, हम साथ में खाना खाते, साथ में हम घूमते वहाँ पे, और ऐसी बातें भी करते थे यार मेडल जीत के लाना है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मुझे लगा एज ए प्लेयर कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाउ कैन योर कोच, योर ट्रेनर, योर डाइटिशियन, जो भी आपके साथ गया है, जब आपके साथ फुल टाइम है वो उसी चीज़ के लिए, दैट्स योर जॉब, तो ऐसी मिस्टेक होने के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो दैट्स लिटिल बिट लाइक हार्ट ब्रेकिंग फॉर एनी एथलीट। मुझे लगता है एक जो बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि हमको इसमें थोड़ा साइंस को भी लाना पड़ेगा, जी। कि कहा जा रहा है कि विनेश का जो वेट कैटेगरी था, मतलब जो उनका नॉर्मल वेट है वो 57-58 केजीज रहता है। 53 में चूंकि वो वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो उन्होंने फिर 50 के लिए ट्राई किया, तो मतलब वो अपने लिमिट्स को पुश करके 50 में गई थी, जिसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसी टूर्नामेंट में 1-2 प्लेयर्स और हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए, क्योंकि उनका वेट जो है इसी टूर्नामेंट में हुए हैं। क्योंकि हालांकि वो पहले हो गए तो इसलिए उतनी चर्चा नहीं हुई, और चूंकि वो इंडिया के नहीं थे तो इसलिए उतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन चूंकि आप वजन कम कर रहे हैं और उस दौरान आप खाना पीना भी कम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपको बाउट्स भी लड़ने, और एक दिन में 3 बाउट्स लड़ने। और मैं जब विलेज में ठहरी हूँ, मैंने इन सबको देखा है। मैं 2008 में खेली हूँ, मैं 12 में खेली हूँ, 16, जहाँ तक मैंने सब रेसलर्स को देखा है, वो हैवी जैकेट पहन के सुबह रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, इतना पसीना आता है उनको वेट लूज करने के लिए। आई हैव सीन देम डूइंग इट। मतलब इतना स्ट्रगल ऑलरेडी है कि उनको वेट मेंटेन करना है। एवरीडे मॉर्निंग आई थिंक वेट चेक होता है उनका, और उनका कुछ आई थिंक रूल्स में भी मे बी, आई डोंट नो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब वो फाइनल्स में पहुंच गई हैं, उसके बाद ये डिसीजन क्यों लिया गया? लाइक बेसिकली आप उनको मेडल भी दे सकते हैं। नहीं, पहले ये नहीं था। पहले क्या था कि एक बार वजन चेक होता है, अब होता था, अब क्या है कि दोनों दिन चेक होता है, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम हुई। और इनको जो इनका बट डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया? मतलब अगर उनको सिल्वर मेडल भी दिया जा सकता था ना। नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो वजन ज्यादा हो गया, वो उससे बाहर ही हो गई। तो अभी हालांकि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मतलब अपील की हुई है कि भाई मुझे सिल्वर मिलना चाहिए, लेकिन उसमें बस ये है कि चूंकि बाउट्स आप खेल रहे हैं, उस वक्त पानी ले रहे हैं, उस वक्त आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए ड्रिंक्स दिए जा रहे हैं, कुछ खिलाया जा रहा है, शक्ति होगी तब तो आप लड़ेंगे, तो वो वजन बढ़ता है और उसको घटाना थोड़ा मुश्किल था। लोग ऐसा सोच रहे हैं जैसे पता नहीं मोदी जी ने कह के वहां मोतीचूर के लड्डू खिलवा दिए और ऐसी चीजें करवा दी। मुझे लगता है स्पोर्ट्स में, दैट टू ओलंपिक्स में पॉलिटिक्स को लेके आना इज वेरी वेरी स्टूपिड।
चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां पे प्लेयर गया है बीजेपी या कांग्रेस के लिए, वहां पे इंडिया के लिए गया है। राइट। यू आर फाइटिंग फॉर इंडिया, यू आर फाइटिंग फॉर योर पेरेंट्स, योर कोचेस। अपने, मैं सच्ची बोलूं तो अपने लिए लड़ रहे हैं। आपको मेडल चाहिए, आप कंट्री के लिए जो कर रहे हैं वो ग्रेट है, लेकिन फर्स्ट आपको जो मिलेगा उससे कि आपने रेसलिंग में मेडल लेके आया, कितनी बड़ी बात है वो। कितने सारे बच्चे जो रेसलिंग के नाम पे डरते हैं, मैं खुद डरती हूँ, कितना डिफिकल्ट स्पोर्ट है वो। आप एक दूसरे से 3 मिनट तक 6 मिनट तक एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, आपके जो स्टमक मसल्स हैं, लेग मसल्स हैं, कभी भी वो आपको ट्विस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी टूट सकते हो आप बेसिकली। सही बात। उसके प्रीवियस राउंड में भी आपने देखा होगा कि कैसे शोल्डर डिसलोकेशन हो गया है। नहीं, और हम लोग तो पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं इतने सालों से, फिर भी कल जो पॉलिटिक्स हुई या जो पॉलिटिक्स इस घटना के बाद वो देख के बड़ा दुख होता है कि लेवल पॉलिटिक्स में भी कुछ तो लेवल होना चाहिए। मतलब नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पे आप इस लेवल पे मत जाइए, क्योंकि ये देश के लिए ठीक नहीं है। फिर क्या आप अगर ये भर दोगे ना, सबको सब सच नहीं पता चल सकता। तो कल को कहां देश के किस कोने में बैठा एक बहुत ही बड़ी प्लेयर जो है ना, प्लेयर्स को मत लेके आइए इन चीजों में। वो अपना खून पसीना ही कर देते हैं। मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और मैं डेफिनेटली ये पूछना चाहूंगी, जब आप इतने एक्सपीरियंस्ड एथलीट हैं, इतने साल से खेल रहे हैं, आपकी टीम आपने चुनी है। मैं बैडमिंटन में खेलती थी, मेरे कोच, मेरे फिजियो, मेरे जो ट्रेनर है वो मैं खुद पूछती हूँ, और गवर्नमेंट आपको सब कुछ दे रही है आजकल। जब मैंने खेला 2008 ओलंपिक्स, क्या मेरे पास कोई फिजियो था? क्या मेरे पास कोई ट्रेनर था? कुछ नहीं था, क्योंकि गेम पॉपुलर स्टार्ट हुआ 2008 से। मेरे फर्स्ट ओलंपिक्स में, मेरे फर्स्ट वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जो मैं जीती, मैं फर्स्ट जूनियर कॉमनवेल्थ गेम जो मैं जीती, ना कोई फिजियो, ना कोई ट्रेनर, ओनली गोपी सर, ही हेल्प मी इन दिस 3 बिग टूर्नामेंट्स। मुझे फिजियो जाके मिला जब मैं 20 साल की हूँ, और आजकल के बच्चे 10 साल में बोलते हैं हमें फिजियो चाहिए, ट्रेनर चाहिए। ये जो बातें हैं, जब आपको खुद इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, कि आपको सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद आप जब वहाँ पे इतने बड़ी स्टेज पे जा रहे हैं, मैं ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे इतना दुख इसलिए हो रहा है एज ए प्लेयर, आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके पूरे कोच टीम वहाँ पे है जो आपको जीतते हुए देखना चाह रही है। अच्छा, आप चूंकि ओलंपिक्स में गई हैं, आप ये माहौल समझती हैं। यहाँ से तो लोग सोचते हैं जैसे घर में बैठे हैं, कुछ भी उठा के खा लिया, कर लिया, वो वाला हिसाब है। ओलंपिक में जब एक पूरी टीम जाती है, एक प्लेयर पे कितनी मेहनत होती है, और क्या कहीं से भी 1% चांस है कि कोई साजिश करके ऐसा कर दे, कुछ हो, वहाँ माहौल क्या होता है? देखिए, मुझे जहाँ तक मैंने अपने जो एथलीट्स, बैडमिंटन एथलीट्स को देखा है ट्रेनिंग करते हुए, चुपचाप 2 महीने से स्टार्ट कर देते हैं, जो हमें टाइम मिलता है, अपने टूर्नामेंट्स खत्म हो जाते हैं, अब 2 मंथ्स टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए मिल रहा है। जितना हो सके जो आप सेक्रीफाइस करते हैं थ्रू आउट द करियर, उससे आप डबल, एक्चुअली ट्रिपल सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं। संडेज को जो आपको जो रेस्ट मिलता है, बिल्कुल चुपचाप घर पे रिकवरी, आप अपना स्विमिंग जो भी है, मसाजिंग जो भी है, आपके जो खाना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है खाने का, तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरा अपोनेंट अगर मुझसे और बेटर स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा हो तो मुझे उससे बेटर करना है, क्योंकि गोल्ड मेडल का बात है, सिल्वर मतलब मेडल्स का बात है, कि आप वहाँ पे जाके कि वो मुझसे बेटर ना हो जाए। ऐसे चैलेंजेस, कंपटीशन शुरू हो चुका है खाने पे भी। तो आप सोचिए अपनी रिकवरी पे, अपने अलर्टनेस पे, एवरी डे आप अपने आप को किल कर रहे हैं। आपका मोर देन मेंटली, फिजिकली कितना आप वर्क कर रहे हैं। आपके लेग्स दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, शोल्डर दर्द हो रहा है, बैक दर्द हो रहा है, उसको एवरी डे करना है। मतलब कितना डिफिकल्ट। कभी कभी तो आप सोचते होंगे मैं क्यों करूँ, इट्स सो डिफिकल्ट, बट आपको मेडल के लिए करना है, अपने जो कोचेज आपके साथ लगे हुए हैं उसके लिए करना है। आपकी जो पोजीशन है, आप टॉप 10 टॉप 15 में इसीलिए आए क्योंकि आपने इसमें अच्छा किया है, वो आपने एक जोश जुनून दिखाया है कि मैं बेस्ट हो सकता हूँ वर्ल्ड में, तभी आप इस पोजीशन में आए कि आप ओलंपिक्स खेल रहे हैं। ओलंपिक्स एक छोटी बात नहीं होती है। आप उधर जाने के लिए आपको जो सब चीज़ें हैं, देखिए मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने जितना सुना है, अपनी जो फेवरेट डिश भी छोड़ देते हैं 2-3 महीने तक। वो अपना जो फेवरेट चीज़ें में भी शॉपिंग करना, मूवी जो भी देखना है, सब बंद कर देते हैं। दे आर देयर कि मैं मेडल जीत के लाऊंगा तो मैं एंजॉय करूंगा नेक्स्ट 1 वीक, उससे पहले कुछ भी नहीं। कुछ लोग तो, जहाँ तक मैंने कैरोलिना जो हमारी बैडमिंटन प्लेयर, उनके बारे में सुना है, तो वो उनके कोच इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उनको बोलते हैं आप एकेडमी के रूम में रहोगे 2 मंथ्स, कुछ कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं, यहीं पे रिकवरी, यहीं पे सब कुछ। मे भी कुछ फ्री टाइम आपको, एन्जॉयमेंट का टाइम वो कुछ देते होंगे, इधर उधर जाइए, लेकिन सब कुछ एकेडमी में ही करेंगे। मुझे रिपोर्ट करेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, कहाँ, कितने बजे रात में आप सोए, क्या आपकी स्लीप प्रॉपर है कि नहीं, कल सुबह आप उस ट्रेनिंग करने के लायक हो कि नहीं। अगर आपने स्लीप प्रॉपरली नहीं किया तो उतनी ट्रेनिंग पुश करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बॉडी पुश कर रहे हो तो इंजरी हो सकती है।
तो ये सब चीज़ें एक स्पोर्ट में, अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है तो बॉडी भी नहीं चलेगी, बॉडी फ्रेश नहीं है तो माइंड काम नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों को सोच के कितना और आप स्ट्रेस वैसे भी ले रहे हैं, क्योंकि ये 1 in 4 years आता है, इतनी एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, इतना सारी चीज़ ऑलरेडी रहती है आपके ऊपर। तो डेफिनेटली मेडिटेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया जाता है, बट उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि टेंशन है कि मेरे अपोनेंट मुझसे बेटर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे भी अलर्ट रहना है। तो वो नर्वसनेस तो रहेगा, एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ नर्वसनेस रहना भी चाहिए। नहीं, और शायद इसीलिए आपको बहुत गाली भी पड़ी, लेकिन आपने कहा कि विनेश को भी थोड़ी जिम्मेदारी लेते हुए देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है। नहीं, डेफिनेट मैं अपने आप को बोलूँगी, अगर मैं 3 ओलंपिक्स खेल चुकी हूँ, मैं 30 years old हूँ, मुझे खुद भी लगेगा कि मैंने जब अपने आप, मेरे कोचेस, मेरे ट्रेनर्स मैंने चूज़ किए, तो मुझसे ऐसी मिस्टेक क्यों हो गई है, या उन्होंने मुझे एडवाइस क्यों नहीं किया है कि मैं इतने बड़े लेवल पे जब मैं खेल रही हूँ कि मैं ज़्यादा पानी तो ना पी लूँ, क्योंकि मैं एक गोल्ड मेडल की दावेदार हूँ, मैं जीत सकती हूँ। तो क्या मैं ज़्यादा पानी तो नहीं कर रही, ज़्यादा खाना तो नहीं खा रही? मुझे पता है कि 3 बाउट जीत के ही फाइनल्स है, मुझे ये पता है। लेकिन आप उसके लिए इतना खा नहीं सकते कि आपको नेक्स्ट डे ये भी मालूम है कि वेट बढ़ सकता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो उनको ज़्यादा मालूम भी होगा। इतने बार वो जब एशियन गेम्स, जब कॉमनवेल्थ गेम्स, जब इतने सारे एशियन चैम्पियनशिप्स के मेडल्स हैं उनके पास, ओलंपिक्स में भी 3 बार खेल चुकी है, तो उनको ये तो पता होगा कि मैं ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं ले रही हूँ आज, ताकि कल वो शो ना करे। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहता है कि और रात ये में। उनका वजन बढ़ने वाली घटना एक और टूर्नामेंट में पहले भी हो चुकी है। ओ अच्छा, ये तो नहीं मालूम था हाँ। मेरे को। अच्छा, दिस इज तो अगेन, और उस बार 400 ग्राम बढ़ गया था तो इसलिए। बट देन दिस इज एन अगेन सेकेंड टाइम हो रहा है। तो आई थिंक इतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है कि मैं रात में इसको निकाल दूंगी वेट को, बट इतना चैलेंज है, यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ सो मच कि ऑलरेडी आप थक चुके होंगे सुबह तक। इतने घंटे आप अपने 3 बाउट्स करे आपने, इतने घंटे आप पूरा वेट निकालने पे लग रहे हैं, और आपके अपोनेंट में भी रेस्ट कर रही होगी, या मतलब शी शायद मे बी रेडी फॉर द फाइनल्स, मुझे जीत के लाना है यूएस के लिए। यूएस के अपोनेंट थे शायद, आई थिंक फाइनल्स में। तो मुझे यही लगता है कि आप इन सब चीज़ को एज एन एथलीट देखो, तो कितना दुख होने वाला है कि आपने मेडल मिस कर दिया। सही बात। और मैं जो लोग इस पॉलिटिक्स में पड़े हुए, मैं उनको भी कहूँ कि नरेंद्र मोदी के पास, देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है बॉस, और इतनी साजिश नहीं करते वो, या कोई भी करेगा कि पहले लाखों करोड़ों रुपए प्लेयर पे खर्च करो उनको ट्रेनिंग के लिए हंगरी जाना था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा भेजो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपना कोच लेके जाना है, अच्छा ठीक है इसको भी भेजो। आई थिंक यहाँ पे भी मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी सर कि ऑब्वियसली ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट उन्होंने ये काम एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर को सौंप रखा है, राइट? तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर ये सब चीज़ें आती हैं, तो उन्होंने गाइड किया होगा कि जिस स्पोर्ट्स पर्सन को जो भी हमारे कंट्री के लिए बेस्ट कर रहा है, उनको बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। अब ये ऑब्वियसली सब मिनिस्टर साथ में, मतलब उनका जो डिसीजन रहता होगा, दैट्स वाई तो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन को सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद, इतना करने के बाद, नरेंद्र मोदी एक साजिश, मतलब कोई सीरियल चल रहा है क्या कि एक काम करो, इसको ना फाइनल में जाने दो, फिर मैं इसका ना वहां पत्ता कटवाऊंगा। और ये सब चीजें क्या है 2014-15 के बाद ही शुरू हुई है। मैं ये नहीं बोलती हूँ, देखो जो जब मोदी सर से पहले मनमोहन सिंह जी भी थे, तो उन्होंने भी हमें काफ़ी हद तक टूर्नामेंट्स में भेजना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी हमें जैसे कि हम 16-17 सुपर सीरीज होते थे, डेफिनेटली 10-12 सुपर सीरीज के लिए वो हमें भेजने शुरू कर दिया था। उन्हें लगा कि बैडमिंटन अच्छा कर सकता है या स्पोर्ट्स अच्छा कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो शुरू हो ही गया था। लेकिन जो चीज़ें 2014 के बाद हुई हैं, स्कीम्स आना, टॉप स्कीम, खेलो इंडिया, और प्लेयर्स को पहले, अब देखिए ओलंपिक में एक प्लेयर के लिए कितने कोचेस गए हैं। पहले तो एक ही कोच अलाउड होता था, ये 14-15 बाद हुआ कि अब 3-3 कोचेस जा रहे हैं आपके साथ 2 फिजियो, एक मेंटल कोच, मेंटल हेल्थ कोच, आई मीन सब आपके साथ हैं। वाई? क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि हमारा स्पोर्ट्स कुछ कर सकता है और हमारे लिए और मेडल्स लेके आ सकते हैं, इसलिए तो पुश कर रहे हैं। आप जब 2013 में ओलंपिक्स में गई थी, 2012 में, तो उस दौरान, उस टाइम पे भी एक कोच एक फिजियो, बस वो रूल है, वो रूल था। अभी मैं सरप्राइज हो गई हूँ। अब जैसे हमने इंडियन बैडमिंटन के लिए देखा, मैंने विमल सर, प्रकाश सर, गोपी सर, मताइस बो एंड 1-2 और थे शायद, 2 फिजियो हैं, सिंधु के एक फिजियो, हमारी टीम के एक फिजियो, फिर ट्रेनर्स, 1-2 ट्रेनर भी हैं, और आपके साथ बेस्ट डॉक्टर गए हुए हैं, दिनशा पाडेवाला, हमारे कंट्री के बेस्ट डॉक्टर हैं वो। तो ये सोचिए, ये सब चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट है, काश 2008 में 12 में होती तो मुझे ट्रेनर्स भी मिल जाते और मुझे बेस्ट फिजियोज या इन सब चीज़। ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू थैंक
मतलब मेरी टीम ऑब्वियसली जो मेरा लक प्ले किया वहाँ पे डेफिनेटली जो मेडल आया है मुझे, बट आप सेमीफाइनल्स तक 7 राउंड्स खेल रहे हैं। आपने उससे पहले वर्ल्ड नंबर 2 बन के दिखाया है, बारी बारी इतना चैंपियनशिप जीते हैं, तो आप ओलंपिक्स में खेलना कोई केक वॉक है क्या? आप इतना प्रेशर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन लेते हैं, आपके जो पेट में जो फील होता है एवरी डे, रात में नींद नहीं आती है आपको कि आपको कल किसके साथ खेलना है, क्या होगा, वो टेंशन थ्रू आउट द ईयर रहती है। लेकिन जो अगर अभी जो आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतने सारे लोग आपको केयर करने के लिए हैं, तो अगर वो पहले होता तो वो इतने टेंशन नहीं है कि क्या मेरी बॉडी ठीक है कि नहीं, क्या मैं इंजरी से तो नहीं गुजर रही, क्योंकि एक फिजियो है पूरी तब टीम के आपको लिए। खुद देखना था, खुद देखना है, एक फिजियो पूरी टीम के लिए है। अभी तो आपको सबको अपने अपने फिजियो लेके जा रहे हैं ना, क्यों हो रहा है ये सब? और क्या चैलेंजेस थे उस दौर के, जब 2014 के पहले की आप बात कर रही? ठीक है, 2008 में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, नो Zero. फिजियो नो ट्रेनर, ओनली कोच। 2012 तक इतना इंप्रूवमेंट हुआ, एक फिजियो एक कोच। और उससे पहले तो हमें ये भी नहीं मालूम था बैडमिंटन में, ऑफ कोर्स मेरे से प्रीवियस जनरेशन को भी ये नहीं मालूम था कि फिजियो ट्रेनर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अब बाद में जब नॉलेज शुरू हुई हमें, जब हम ज़्यादा ओलंपिक्स देखने लग गए, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ने लगे, तभी तो मालूम पड़ा यार ट्रेनर आपको इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा। इंजरी ना हो तो ट्रेनर है, इंजरी ना हो तो फिजियोज हैं, डॉक्टर्स हैं। अच्छा, जब आपको ट्रेनर, फिजियो ये सब उस तरह से नहीं मिल रहा था, जो कॉम्पिटिटर्स आते थे दूसरे देशों के, उनके पास ये सब आज वाली जैसे हमारे पास है वैसी फैसिलिटी तब होती थी? और सबके पास सिंगल्स के लिए 2 कोच, डबल्स के लिए कोच, मिक्स डबल्स के लिए कोच, मेन सिंगल्स, बॉयज सिंगल्स। आप लोग जब मान लीजिए ओलंपिक खेलने गई और आपने देखा यार इनके तो 20 स्टाफ है, हमारे साथ एक आदमी खड़ा है, तो वो ऐसा डिमोरलाइज कर देता था क्या? वो मुझे पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। आई वॉज ओनली 18 जब मैं फर्स्ट ओलंपिक्स खेली, मुझे पता ही नहीं था ये सब मैटर करता है। मुझे लगता था बस जीत के आना है, मम्मी ने बोला जीतना है, कोच ने बोला जीतना है। मुझे नहीं मालूम था इसके पीछे एक साइंस है, मुझे नहीं पता था इसके पीछे आपको इतना विजुअलाइजेशन करना है कि आपको मैचेस देखते रहना है नॉन स्टॉप, के आपको रीड करना है उनके बारे में। ये सब मुझे नहीं मालूम था कि आपको एनालिस्ट भी चाहिए। आप 18 साल की थी, जो सरकार में थे उनको तो अनुभव होना चाहिए कि मुझे क्या क्या देना है अगर मेडल चाहिए तो। अगर मैं उस टाइम पे अब की नॉलेज के साथ होती तो मैं बोल पाती मुझे ये सब चीज़ें चाहिए तो प्रोवाइड कीजिए। अब मैं 18 साल की हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, गेम में आने के बाद बस इतना पता है कि जीत के लाना है, और यही मेरा मेन फोकस है, मेरा मेन एम है, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला है, मेरे कोचेज़ ने बोला है कि मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं बेस्ट बन सकती हूँ वर्ल्ड में। ये नॉलेज के साथ जा रही थी मैं टूर्नामेंट्स में। 18-19 के बाद मालूम पड़ा एकेडमीज भी बन सकते हैं, कोचेस भी बाहर के बुला सकते हैं, एंड दैट टू इट्स डिडंट स्टार्ट, मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बीजेपी के आने के बाद ही हमारे पास फॉरेनर्स कोचेस आए हैं, वो प्रीवियस गवर्नमेंट से स्टार्ट हो गए थे। ऐसा नहीं है कि इधर ही हमने सडनली बढ़ाया है, एक एक कोच आ रहा था, लेकिन इनके बाद जो और आपको जो और चाहिए फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मतलब आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास फिजियो नहीं थे, ट्रेनर्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, या किसी चीज़ के लिए मुझे अपने पॉकेट से पैसा लगाना है, वैसा कुछ नहीं था। उससे पहले था, मैंने जब ट्राई किया मैंने एक फॉरेन फिजियो को रखने के लिए, तो उनके चार्जेस 8-8, 9-9 लाख कहाँ से लेके आऊँगी? पापा मेरे साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, और मेरा एम था कि मैं कंट्री के लिए बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट में, जहाँ पे आपको लंजिंग करना है, स्मैशिंग मारना है, बेंडिंग करना है, आपका ग्रॉइन प्रॉब्लम हो सकता है, आपका नी प्रॉब्लम, एंकल प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा जब शुरू हुए थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स, वो भी 20-21 साल के बाद शुरू हुए मुझे इश्यूज। लेकिन आजकल के बच्चे 10 साल में मालूम मेरा बैक पेन हो रहा है। तो आपने जब वो फॉरेन कोच के लिए कहा, ये किस साल की बात होगी? ये फॉरेन कोच मुझे मिला 2009, एक्चुअली 2008 में आ गए थे एक इंडोनेशिया से, एक कोच स्टार्ट हो गए थे ओलंपिक से पहले। फिर एवरी ईयर एक एक कोच आना शुरू कर दिया, तो उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, बट बिकॉज ऑफ दी मतलब हमारे पास जो चीफ कोच आ गए थे गोपी सर, उन्होंने बोलना शुरू करा, क्योंकि ही इज प्लेड एट द हाईएस्ट लेवल। उन्होंने ऑल इंग्लैंड जीता, उन्होंने जाके बात करी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, आई थिंक उन्होंने जाके फेडरेशन से बात करी कि ऐसे नहीं चलेगा, आई एम ओनली वन एंड आई हैव 30-40 स्टूडेंट्स, तो कोई हेल्प के लिए मुझे कोचेस चाहिए, मुझे हेल्प के लिए कोचेस चाहिए बेसिकली। उनको भी इतना आइडिया नहीं था वो टाइम पे कि ट्रेनर्स और फिजियोज इतने मैटर करते हैं, तो उनके जो बोलने की वजह से हमें एक कोच मिला, फर्स्ट कोच मिला, इंग्लैंड से टॉम सर आए थे, फिर मिले हमें इंडोनेशिया से एक कोच, और ये भी हमारे बोलने के बाद ऐसा होने लगा, क्योंकि अगर ये पता रहता कि पहले कि वो सब चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा रही है, तो शायद मुझे पता रहता कि यार हमारे पास भी 2 फिजियो होने चाहिए, ट्रेनर्स होने चाहिए, सब होना चाहिए, तो मुझे नॉलेज शायद रहती उसके बारे में, क्योंकि पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं किसी एथलीट के साथ
स्पेशली बैडमिंटन में। जैसे हमने प्रकाश सर को देखा या अपर्णा पोपट जी को देखा या गोपी सर, उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया कि फिजियो ट्रेनर हमारे साथ थे। तो क्योंकि नॉलेज नहीं थी तो मैं उस बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो जब देखिए, अब मैं ये बताऊं, आपको सुनने के बाद आपके ओलंपिक मेडल के लिए इज्जत और बढ़ गई कि आपने अपने बूते पर बिना बहुत मेजर सरकार के सपोर्ट के मिले बिना आप यहां तक गई और आपने अचीव कर लिया। और उसमें आपकी माताजी से मैं आज ही पहली बार मिला हूं, और वो जिस तरह की, मैं कहूंगा इनकी माताजी एकदम शेरनी है, तो उन्होंने शेर बच्चा पैदा किया है, वो वाला हिसाब है कि आप गई और आपने वहां पर अपना जिगरा दिखाया। तो लेकिन ये बातें देखिए आपको ये भी बताती कि देश बदल रहा है, देश में चीजें बदल रही हैं। स्पोर्ट्स खाली क्रिकेट में पैसा लगना है, क्रिकेटर्स को पैसा मिलना है, ऐसा नहीं हो रहा है। कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसको बहुत हल्के में लिया जाता था, वहां भी वो फैसिलिटीज मिल रही हैं जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को मिलनी चाहिए। तभी आप मेडल एक्सपेक्ट करेंगे ना, देंगे नहीं और मेडल एक्सपेक्ट करेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के भी बारे में बताइए साइना, की आप जब बैडमिंटन में आई, इसके पहले मैंने थोड़ी पढ़ाई की तो पता चला कि आप कराटे भी कर रही थी और उसमें ब्राउन बेल्ट भी थी। तो ये कराटे से बैडमिंटन की जर्नी कैसे पूरी हुई? आई फील इट्स ऑल डेस्टाइन्ड सर, क्योंकि मुझे लगा कि हम हरियाणा हिसार से आते हैं, हम पापा का प्रमोशन हो गया एंड आई डोंट नो उनको ऑप्शंस मिले काफ़ी जगहों के, बट हैदराबाद चूज़ किया उन्होंने। मम्मी मैं सब बोलते थे पापा सब फ्रेंड्स यहाँ पे रह जाएंगे, हम साउथ जाएंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम, मतलब बहुत अलग हो जाएगा कल्चर सडनली। एंड पापा बोल रहे थे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को जाना पड़ेगा, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बच्ची थी तो मुझे क्या, आप कितने साल की थी? मैं ऑलमोस्ट व्हेन वी मूव टू हैदराबाद आई वाज 8 साल की थी। और वहाँ पे जाने के बाद हैदराबाद मुझे लगा स्कूल के बाद कुछ करने को नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मुझे आई यूज्ड टू, मतलब इतना स्पोर्ट्स से प्यार था मुझे, बैडमिंटन के अलावा सब स्पोर्ट्स से प्यार था, क्योंकि पेरेंट्स दोनों क्लब में खेलते थे हरियाणा में और मैं उनको देखती थी और मैं वहाँ पे ऑमलेट खा लेती थी या वहाँ पे जाके बोलती थी पापा मैं थोड़ी स्विमिंग करके आती हूँ, पापा थोड़ा टेबल टेनिस खेल के आती हूँ, या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा ग्राउंड में कुछ खेल के आती हूँ। तो ही यूज्ड टू फील ठीक है उसको पसंद नहीं है, जा खेल ले। तो यहाँ पे आने के बाद आई रिक्वेस्टेड देम, पापा मुझे मिस हो रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लकीली हमारे जो घर के पास हैदराबाद में एक कराटे क्लासेस चल रही थी, तो पापा ने मुझे सजेशन दिया कि ये ट्राई कर ले स्कूल के बाद, वैसे भी तुझे 1-2 घंटा मतलब खेलने की आदत है तो जाके कर ले वहाँ पे। तो मुझे नहीं मालूम था कि धीरे धीरे मैंने जो वहाँ पे बॉयज़ को देखा, गर्ल्स को देखा, सब एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एंड ऑल दोज डिफ़िकल्ट स्टंट्स आपको करने पड़ते हैं। एंड मुझे ब्राउन बेल्ट तक मिल भी गया है वहाँ पे। मैं अच्छे 7-8 महीने या 1 साल तक वो किया मैंने। उसके बाद मुझे लगा अब ब्लैक बेल्ट की बारी है और इतना डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, क्योंकि आपके स्टमक पे जंप करते हैं तो डिफ़िकल्ट स्टंट्स करते हैं, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए होता है वो। तो मुझे लगा कि अभी तक एंजॉय किया, अब थोड़ा सा मुझे दर्द हो रहा है और ऑब्वियसली बच्ची हूँ तो मुझे लगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मैंने फिर से उनसे पूछा पापा ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, कुछ और खेलना चाहूँगी। ऑब्वियसली उस टाइम तक फ्रेंड्स नहीं बन पाए, 1 साल हो गया था, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, सडनली आप एकदम अलग जगह पे जा गए हैं। तो मुझे पापा ने सजेस्ट किया कि उनके फ्रेंड ने बोला कि बैडमिंटन यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, तुझे ट्राई करना है क्या? और वो लोग भी थोड़ा बहुत खेल लेते थे तो उनको लगा कि हम भी जाके थोड़ा बहुत खेल लेंगे उसके साथ। तो पापा ने जाके जो कोच से पूछा समर कैंप के लिए, रिक्वेस्ट किया कि साइना ज्वाइन कर सकती है क्या? उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला आप लेट आ रहे हैं। तो पापा ने जस्ट रिक्वेस्ट किया आप इसका स्ट्रोक तो देख लो, क्या ये उस लायक है कि नहीं, कि वो आगे खेल पाए, मतलब आप समर कैंप के लिए लायक है कि नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं उनकी कुछ दूसरे कोच से बात हुई तो उन्होंने चलो बोला कि ठीक है खिला लो, देखते क्या है। तो मेरा फर्स्ट स्ट्रोक स्मैश था। तो इमेजिन कभी कभी आप देख के इतना सीख सकते हैं जितना आपने कभी रैकेट पकड़ा भी ना हो। मैं सिर्फ उनको देखती थी खेलते हुए और मैंने फर्स्ट स्ट्रोक स्मैश मार दिया। जो आजकल के मतलब बच्चे टॉस और ड्रॉप पे रह जाते हैं और स्मैश सीखते हैं, एक मतलब ऑलमोस्ट कुछ महीने हो जाते हैं स्मैश सीखने के लिए, क्योंकि आपको बहुत पावर और वो चाहिए, फोर्थ जनरेशन भी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो लकीली मैं ऑब्वियसली एक बहुत ही हार्ड स्मैश मारा तो वो कोच भी सरप्राइज हो गया, उन्होंने मुझे अलाउ किया, ठीक है इसको आने दो। उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई, मतलब विद इन 1 मंथ आई वाज स्टेट चैम्पियन, मतलब विद इन 1-2 मंथ्स में अंडर 10 नेशनल चैम्पियन भी हो गई। मतलब जो चीज़ें मेरे साथ शुरू हुई इतनी जल्दी हुई कि मेरे पास टाइम नहीं था कहीं बैठ के सोचने का कि पापा ने सोचा है मुझे डॉक्टर बनाना है, मम्मी सोच रही है मुझे ओलंपियन बनाना है, शी वांट मी टू विन ओलंपिक मेडल, पापा बोल रहे डॉक्टर बनना है। क्योंकि उस टाइम पे इस गेम में ना कुछ फेम था, ना कुछ पैसे थे, ना कुछ थे। तो आई एक्चुअली वांट टू आस्क देम क्यों डाला मुझे
क्योंकि कुछ भी नहीं है। और फ्यूचर क्या सोचा आपने कि मैं क्या कमाऊंगी? आजकल के पेरेंट्स तो सोचते हैं ना, 9-10 साल में मुझे लगता है 5वीं 6वीं में सोचने लग जाते हैं कि इसको अच्छा कोई इंजीनियर, डॉक्टर या आईआईटी या कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें करनी चाहिए जो आगे अपने बारे में मतलब अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। तो आपने मुझे क्यों डाला इसमें? तो मैं आज जब पूछती हूँ वो बोलते हैं तुझ में एक फाइटिंग स्पिरिट थी, कुछ अच्छा करने की चाह थी एंड तेरे जो मतलब मेरे कोच ने भी 1-2 महीने में मेरा नाम वर्ल्ड चैंपियन फीड कर दिया था। मम्मी ओलंपिक मेडलिस्ट बनाने की सोच रही हैं और मैं जस्ट उनको फॉलो करती थी। हाँ, मुझे बहुत गाली पड़ी, बहुत मार पड़ी, वो होता है एक प्रोसेस जब आप बेस्ट बनना चाहते हैं वर्ल्ड में, वो होता है। लेकिन मेरे को आई थिंक वो एक मेरे अंदर था कि मुझे बस दिखाना है। मुझे आई डोंट नो इफ इट इज़ नेचुरल या बाय लक आया मुझे मेरे अंदर कि मैं कभी क्वेश्चन नहीं करती थी कि मुझे क्यों मार रहे हैं या मुझे क्यों डांट रहे हैं। मे बी शायद मेरे बेटर के लिए कर रहे होंगे, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं शायद उनकी कुछ स्ट्रिक्टनेस की वजह से हो रहा है। वरना मेरे पूरे फैमिली में सब लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही हैं और पापा साइंटिस्ट है। तो मुझे क्यों ऐसे फील्ड में डालेंगे जो एक रिस्की फील्ड है और कुछ फ्यूचर नहीं है। 500,000 रुपये में जीतती थी स्टेट चैंपियन के लिए। बट उसके बाद जो चेंज आया सडनली 2008 के बाद मैं जब ओलंपिक्स भी खेल ली और वर्ल्ड नंबर 2 बन गई, चाइना और वर्सेस साइना हुआ करता था, फिर नेक्स्ट ओलंपिक में मेडल भी आ गया, फिर वर्ल्ड नंबर 1 भी बन गई। तो ये सब चीज़ें इतनी फास्ट होने लगी ना मेरे करियर में, तो मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ। मम्मी बोलती थी चाइना है तो क्या, उनकी भी तो, वो भी एक इंसान ही है, उनकी भी स्किन है, वो रोबोट तो नहीं है। तो ऐसे बोलती थी मुझे, वो एक वो दिलाती थी मोटिवेशन, मुझे अच्छा लगता था मुझे वो। एंड शी इज़ माई इंस्पिरेशन टोटली, बिकॉज उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मेरे पहले कोई ऐसे चैम्पियंस थे जो इंडिया से परफॉर्म करते थे बैडमिंटन में। कोई ऐसा थे नहीं कंसिस्टेंट, विमेन में तो कोई था ही नहीं जो चाइना या कोरिया जापान को हरा सके। और जब आपके पास कोई रोल मॉडल नहीं हो तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उधर पहुंच जाएंगे? क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में जहाँ पे आपको बैक टू बैक चैंपियंस मिल रहे हैं तो आप सोचेंगे मुझे भी रोहित बनना है, मुझे भी विराट बनना है, सचिन बनना है। लेकिन इसमें है कौन, था कौन? और मुझे सॉरी टू से दूसरे स्पोर्ट्स इतने पॉपुलर नहीं थे एक्सेप्ट धनराज पिल्ले, कोई और पता भी नहीं था मुझे, क्योंकि धनराज पिल्ले इतने पॉपुलर थे हमारे हॉकी। तो आपके घर में जी जब आप बैडमिंटन में धीरे धीरे नाम कमाना शुरू कर रही थी, जी उस वक्त घर के लोग क्या बोलते थे? भाई पेरेंट्स ने तो नहीं सोचा कि भविष्य क्या होगा, जी जी क्या कमाएगी, कैसे करेगी, लेकिन आसपास के लोग ज्यादा पिन मारने होता है आते हैं, होता अरे ये है कहाँ डाल दिया, ये क्या करेगी, इसमें क्या भविष्य है, शादी कैसे होगी, जी। वगैरह वगैरह चीजें। ये सब हुआ आपके साथ? आई फील इन ए वे वी वर लकी टू मूव टू साउथ, दैट वे आई थिंक अभी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि पूरी फैमिली नॉर्थ में है, दिल्ली यूपी साइड में है। एंड पापा ने मूव किया तो उसके बाद फ़ोन पे बातें होती रहती थी। बट आई डोंट नो व्हाई आई स्टिल आस्क देम, आपने मुझे इतना सपोर्ट क्यों किया? यू नो, आपने कभी उनकी बातें भी सुनी होंगी, उनको मतलब इतना केयर नहीं करके मेरे तक वो बात आने नहीं दी। और मैं उतनी छोटी थी कि मैं समझ भी नहीं पा रही थी हो क्या रहा है ये। और मुझे बस इतना पता था कि जब मैं 13 की थी तो मुझे भारत पेट्रोलियम से स्पॉन्सरशिप मिल गई, योनेक्स से स्पॉन्सरशिप मिल गई। वो मुझे थोड़ा बहुत दे देते थे कि मैं रैकेट खरीद लूँ, शूज़ खरीद लूँ। और उसके बाद विदिन 2 ईयर्स जब मैंने फिलीपींस ओपन जीता, 4 स्टार टूर्नामेंट, आई वाज ओनली 15। तो मुझे फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे आज ओजीक्यू है और गो स्पोर्ट्स है, वैसे मित्तल्स चैंपियंस ट्रस्ट था वो टाइम पे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तभी मैं टूर्नामेंट्स खेल पाई थ्रू आउट द ईयर, ताकि मैं ओलंपिक्स में सेलेक्ट हो जाऊँ। तो मैंने जब बोला गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगी 2009 से ज़्यादा, उससे पहले आई वाज लकी टू हैव दैट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मित्तल्स चैंपियंस ट्रस्ट। उन्होंने मुझे हर एक टूर्नामेंट में भेजा ताकि मैं ओलंपिक्स तक खेल पाऊँ। नहीं तो मुझे इतने टूर्नामेंट्स नहीं मिल रहे थे, मुझे 5 या 6 मिल रहे थे, बाकी 10 एक्सपीरियंस। 16 साल की हूँ तो मुझे उनके साथ बारी-बारी खेलना है ताकि मैं ओलंपिक्स में उनसे कुछ तो फाइट कर पाऊँ, एक्सपोज़र होना चाहिए। सिर्फ मेहनत से तो नहीं होगा, आपको खेलना भी पड़ेगा उनके साथ ताकि यू लर्न उनकी वो कहाँ पे अच्छा खेल रहे हैं, कहाँ सही नहीं बात खेल है, रहे हैं, अपनी वीकनेसेस पता अपनी चलेंगी। वीकनेसेस। तो ये सब चीज़ें लकीली मेरे लाइफ में अच्छी होती रहीं, अच्छी तरह से सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि मैं जस्ट सोचती थी कि मुझे बेटर करना है। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एक्चुअली, मुझे दुख होता था जब मैं टूर्नामेंट्स हार के बैठती थी मम्मी के साथ। शी यूज्ड टू कभी-कभी ज़्यादा डाँट मार देती थी, तो मैं क्यों खेल रही हूँ, क्यों बॉडी को अपना स्ट्रगल कर दे रही हूँ, मैं क्यों करूँ ये? जब हमारे पास थोड़ी ना 50 ओलंपिक मेडलिस्ट है बैडमिंटन से, मैं क्यों करूँ ये? मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। बेचारी पूरी रात बैठ के मेरी मसाज करती थी मम्मी। शी यूज्ड टू फ़ील के नेक्स्ट डे अच्छा खेल ले। लेकिन मैं क्यों ये सब करूँ? मैं भी जाके आराम से स्कूल में बैठ के टाइम पास अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई पे ध्यान दे सकती हूँ। पढ़ाई मुझे लगा कि पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छी थी।
क्योंकि स्कूल भी 10th में मैं 5 दिन ही गई होंगी, लेकिन अच्छा 67% आ गया था मेरे को। आई एम हैप्पी। 5 दिन में 67। 67% सीबीएसई में आ गया था मुझे। मैं वो कर सकती थी, मेरे फ्रेंड्स स्कूल में कोई ना कोई बन ही जाता उसके बाद, और मैं फिर मूवी जा सकती थी, मतलब ये सब मैं कर सकती थी। क्यों मैं अपने आप को फिजिकली इतना स्ट्रेस दूँ? ये आता था मेरे को, लेकिन नहीं। आई थिंक कुछ जो आपको फीलिंग मिलती है पोडियम पे खड़े होके मेडल पहन के, वो जो भी थोड़ा बहुत पैसे उस टाइम पे 500,000 रुपीज़ मिला मुझे, जो खुशी मिलती थी वो जाके मम्मी के हाथ में, पापा के हाथ में देने, वो कहाँ मिलेगा आपको? पेपरों में नाम आ रहा था, मेरे स्कूल में मुझे स्टेट चैंपियन बोल के प्यार कर रहे थे लोग, हेल्प कर रहे थे मेरी। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी। मैं एक चीज, सॉरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लेयर से ये नहीं पूछता हूँ, जी, लेकिन जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं वजह भी बता देता हूँ। जी। कई लोग स्पोर्ट्स से, स्पेशली क्रिकेट के अलावा जो स्पोर्ट्स है उससे इसलिए भागते हैं, उनको लगता है इसमें क्या ही पैसा ऑफ कमाएंगे। कोर्स, ऑफ कोर्स। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप थोड़ा सा अचीव कर गई थी, उसके बाद अगर आप बताना चाहें, आप कितना कमाने लग गई थी कि आपको लगा कि हाँ यार पैसा तो ठीक आ रहा है? मुझे लगता है मैं जो 17-18 फर्स्ट ओलंपिक्स के बाद अच्छा खासा पैसा आने लगा कि मैं मतलब अपने लिए जो रैकेट्स हैं, शूज़ हैं, वो खरीद सकती हूँ। मुझे फर्स्ट स्पॉन्सरशिप भी ओलंपिक्स के बाद मिला है, किटिंग का, पता है आपको? अच्छा। 18 साल में मुझे फर्स्ट, उससे पहले मुझे योनिक से जो मिलता था, मेरा शूज़, रैकेट ये सब मिलता था मेरे को। लेकिन जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आपको पैसा भी मिले, वो 2008 ओलंपिक्स के बाद मिला मुझे, 18 साल में। और वो कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का था? वो था आई थिंक जो मुझे फर्स्ट मिला था मे बी 20-25 lakhs, और आजकल अगर आप देखेंगे तो वो इज गॉन इनटू क्रोर्स, करोड़ में लोग कमा रहे हैं। कमा रहे हैं। भैया आओ बैडमिंटन में पैसा कमा इज सकते गॉन हैं। इनटू क्रोर्स फॉर श्योर। हाँ। बट मैं ये बोलती हूँ कि अभी जो हमारा चैलेंज है, वो चैलेंज है कि हम टॉप 10 टॉप 15 में रहना है। बैडमिंटन में और दूसरे स्पोर्ट्स में चैलेंज आई फील इज दैट आप जितना दिखोगे उतना ही आपको मिलेगा। आई फील वो प्रॉब्लम है अभी भी हमारे इसमें। अगर जैसे आप देखते हैं बीसीसीआई, द वे दे सपोर्ट क्रिकेट इज टू गुड एसोसिएशन, बट हमारे दूसरे एसोसिएशंस में ऐसा अभी तक मैंने वो देखा नहीं है कि इतने सारे कंपटीशन इंडिया में प्ले होते नहीं है कि लोग आके देखें, वॉच करें बारी बारी, ताकि गेम पॉपुलर कैसे होगा। नहीं, बैडमिंटन तो मुझे लगता है स्पेशली आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बैडमिंटन को आगे ले जाने और थोड़ा पॉपुलर बनाने वो में। बाहर टूर्नामेंट जीत के, राइट। अभी भी मैं अगर एज एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मैं प्लेयर नहीं हूँ, मैं बोलूंगी बाहर खेलती है, ठीक है, चाइना से खेल लिया, उनको पता ही नहीं है कंपटीशन क्या होता है, उनको पता नहीं कितने एफर्ट्स लगते हैं। अगर ऐसे जैसे वो लीग कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट में लीग हो रहा है, कबड्डी लीग हो रहा है, ऐसे लीग चलता रहता या लोग आके देखते, तो तभी तो पॉपुलर होता गेम, तभी तो टॉप 50-60 भी कमा पाते। काफ़ी प्लेयर जो टॉप 50 है बैडमिंटन में, उनको मैंने गेम छोड़ते हुए देखा है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है अपने आप जाके खेलने के लिए। टूर्नामेंट्स अपने आप फंडिंग करनी पड़ती है आपको टॉप 50 में। टॉप 50 क्या, 30 में बोल रही हूँ मैं आपको। टॉप आई थिंक कुछ ब्रैकेट है, उसके बाद आपको फंडिंग भी नहीं मिलती है, तो कितने टूर्नामेंट खेल लोगे? चाहे मैं टॉप 25 प्राउडली बोल सकती हूँ, मैं टॉप 25 में हूँ, लेकिन मुझे खुद खेलना है टूर्नामेंट। अब आप पूरे साल आपका होटल बुकिंग, खाना, आपका कोच, फिजियो कैसे करेंगे? विदाउट कोच आप टूर्नामेंट कैसे खेल लेंगे? तो ये चैलेंजेस हैं। तो आप टॉप 10 है, टॉप 15 है, देन यू आर गुड। आपको काफ़ी हद तक आपको लोग सपोर्ट करेंगे, आपको जो मिल रहा है मिल रहा है। टॉप 15 के बाद क्या? हमारे यहाँ मैंने साइना महसूस किया है कि स्पोर्ट्स को लेकर वैसा कल्चर अभी तक बहुत प्रयास के बाद भी नहीं आया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरी सिस्टर सिंगापुर में रहती थी जी। तो मैं जब भी वहां जाता था तो मैं देखता था कि वहां 2 किलोमीटर के अंदर वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल्स। आपको दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको हर थोड़ी दूर पे एक बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल मिल रहा है, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। अब अगर सिंगापुर स्विमिंग में गोल्ड नहीं जीतेगा या सिल्वर नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा, जब तक आप ये फैसिलिटीज नहीं देंगे। अच्छा, आप हर 2 किलोमीटर में अगर एक स्विमिंग पूल देख रहे तो ऑलरेडी आपकी साइकी में आ जाता है कि यार ये कोई चीज है जो की जा सकती है। हमारे यहाँ कितने स्विमिंग पूल या बैडमिंटन कोर्ट्स आप देखते हैं। आजकल थोड़ा दिल्ली एनसीआर में या बड़े शहरों में स्कूल्स में ये हो गया है कि भाई आप ले आए, लेकिन अभी भी 140 करोड़ की आबादी स्पोर्ट्स में कितनी इन्वॉल्व है, आप सोचिए, आप बताइए। मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी हद तक क्रिकेट से ऐसा है, तभी लोग जाके मैं क्रिकेट बनना अच्छा खेलना चाहता हूँ। बट क्रिकेट में कंपटीशन इतना है कि टॉप प्लेयर बनना बहुत डिफिकल्ट है। बट दूसरे स्पोर्ट का भी कल्चर आई थिंक स्कूल्स में, जैसे आपने बोला राइटली सेट, बैडमिंटन शुरू हो गया, ओलंपिक शुरू हो गया। लेकिन मुझे लगता है मोर देन दी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, आई फील कहीं ना कहीं पेरेंट्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। रिस्क है,
इतना बड़ा रिस्क है कि बैठ के बोलना तो बहुत ईजी है यार, मेडल नहीं आया, मैं भी बोल सकती हूँ मेडल नहीं आया, अरे उससे हार गई, फिर हार गई। बट आप रिस्क लेंगे क्या उनको बैडमिंटन में या किसी में टेनिस में डालने के लिए? टेनिस में हमारे पास सिंगल्स प्लेयर्स बहुत मुश्किल से आते हैं, जो आए हैं वो बहुत डिफिकल्ट, मतलब इतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आए हैं अभी तक। क्यों टेनिस में, क्यों स्विमिंग में हमारे पास एक भी प्लेयर नहीं है? और डिफिकल्ट स्पोर्ट्स का नाम मैं लेती जाऊँ तो हमारे पास प्लेयर्स किधर हैं? क्यों रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, क्यों डरते हैं हम लोग? कमाएंगे कैसे, ये है कॉन्सेप्ट। तो फिर बोल कैसे सकते हैं कि उस स्पोर्ट के बारे में? वो भी गलत है। आप रिस्क लो, आप आओ, फिर बोलो तो मैं भाई ठीक है भाई मैं चुप। हमारे यहाँ इंटरनेट सस्ता है ना, बोलने की आजादी, तो फिर ये भी सोचो कि आपको रिस्क, आपको कंट्री के लिए कुछ करना है, आपको बेस्ट बनना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, इज ऑलवेज व्हाट आई थॉट। मुझे लगा कि मैं अपने कंट्री के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कोचेस के लिए करूंगी, बेस्ट बनूंगी। काम करना है, अचीव करना है। बचपन में ड्रीम था, पापा के साथ स्कूटर पे जाती थी मैं, मुझे बड़ी कार चाहिए, घर चाहिए, और मुझे मेरी मेहनत से मिला। आई कैन प्राउडली से दैट अभी मेरे पास सब चीज़ें हैं जो मैं प्राउडली शो कर सकती हूँ, और आई हैव अचीव्ड इट। कितने लोगों में ये प्राउड फीलिंग आ सकता है, बट आई थिंक रिस्क नहीं लेना चाहते। आ सकता है लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि कितना ही कर लोगे आप। और कुछ प्लेयर्स तो 10th के बाद लगता है, मुझे आगे खुद पूछते हैं दीदी आगे कैसे कर सकता हूँ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लड़कियां भी, फिर मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे वो करना है, मैं क्या बोलूँ उस टाइम पे? मैं मतलब क्या बोलूँ मैं? देखिए आप बेटर जज है आपके बॉडी के, मैं तो फिर भी बोलूँगी अपना आपको 2-3 साल और दो। 18-19 पे आप एक्चुअली रिजल्ट्स दिखाना शुरू करते हैं। बट 10th में अगर आप मुझे बोल देंगे मैं क्या करूँ, तो भाई क्या करूँ, आप ही डिसीजन ले लो फिर तो। सही बात। लेकिन माँ बाप का सपोर्ट भी एक बड़ा फैक्टर बहुत है जरूरी जो है, आपको बहुत मिला। लेकिन जब आप पहली बार गोपी सर के पास गई, वो आपको दौर याद है, और वो क्या दौर था आपका? ही गॉट रिटायर्ड, उन्होंने ऑल इंग्लैंड जीता, उसके बाद 1-2 ईयर्स थोड़ा डिफिकल्टी रही शायद उन्होंने, देन ही ट्राई टू टर्न इनटू कोच। और अगर वो कोच ना बनते तो जो चेंजेस इनिशियली हमारे पास जो एकेडमी आई है, जो ये कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ ना मैं आपको, जो प्लेयर्स को ज़्यादा टूर्नामेंट्स में भेजा जाए, या मतलब अच्छे फिजियो आए या ट्रेनर आए या बाहर के कोचेज़ आए, ये सब उन्होंने ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस करवाया है। मतलब बारी बारी बात करके जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनसे रिक्वेस्ट करके तभी ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं। तभी एक्चुअली लोगों को आई थिंक फर्स्ट टाइम पता चला बैडमिंटन के बारे में 2008 ओलंपिक्स में, जब मैं खेल रही थी। तभी लोग बोल रहे थे यार बैडमिंटन में भी कोई आ रहा है या कोई अच्छा कर रहा है, बट उससे पहले तो कुछ ऐसा था नहीं। दिस इज द चेंज ही मेड बेसिकली, कि कोई प्लेयर ओलंपिक में जा सका। उसके बाद ऑब्वियसली मैं जीती, फिर सिंधु जीती, फिर श्रीकांत भी क्वार्टर्स खेला, कश्यप भी क्वार्टर्स खेला। ऑफकोर्स मेंस में थोड़ा टफ है, पहले तो लिंडन ली चोंगवे किसी को चांस भी नहीं देते थे। एंड ऑफकोर्स अभी देखा जाए तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लक्ष्य सेन इज प्लेड ब्रिलियंट वेल, एंड देन प्रणॉय वाज एक्चुअली प्लेइंग वेरी वेल, लेकिन उसको चिकनगुनिया हो गया जाने से पहले। लक्ष्य के केस में आपको क्या लगा? उनका बड़ा अभी वो हुआ, प्रकाश सर ने कह दिया कि भाई थोड़ा खिलाड़ियों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वाज ही राइट कि ऐसा होना चाहिए? देखिए मैं दोनों एक बार कोच के पॉइंट से बोलना चाहूँगी और ऑफकोर्स प्लेयर्स के पॉइंट से पहले मैं प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ। आप खेलते ही हैं ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि ओलंपिक्स में जो आपको मिलता है वो बहुत ही मतलब एक मेडल है, उसको आप देखते रहते हैं। इट्स अनबिलीवेबल मेडल। आप उसके लिए ट्रेन करते हैं, बचपन से करते हैं। जैसे मैंने बोला ना, काफ़ियों को 1-2 बार चांस मिल जाता है, काफ़ियों को एक ही बार मिलता है। इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी एथलीट। मुझे ऐसा लगता है लक्ष्य ने जो भी मेहनत करी बहुत अच्छी करी। द वे ही प्लेड एवरी मैच वाज एक्सीलेंट। उसने कितना बड़े बड़े प्लेयर्स को हराया है जो प्रीवियसली उसको हरा भी रहे थे, और उसको काफ़ी कंफर्टेबली भी, जैसे क्रिस्टी को हराया उसने स्ट्रेट सेट्स में। उससे पहले 2-2 3-3 मैचेस होते थे उनके, और क्रिस्टी भी हरा रहा था 2 साल से, बट उसने उसको हराया। फिर क्वार्टर्स में भी ही प्लेड ब्रिलियंटली वेल विद चाओ टिएन चेन। फिर उसके बाद विक्टर के साथ जो मैच खेल रहा था वो, आई मीन इट वाज सो गुड टू वॉच हिम मूव, हाफ स्मैशेस परफेक्ट खेल रहा था। बट ऑफकोर्स विक्टर इज प्लेड लाइक 1-2 ओलंपिक ज़्यादा खेल चुका है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बड़ा एथलीट है। आप वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस प्ले कर देता है कभी कभी। तो आई कैन से जो मैच वो 2017 से हारा है इज ओनली आई फील एक्सपीरियंस, एंड लिटिल बिट लक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एट द हाइस्ट लेवल इन ओलंपिक्स। मुझे लगता है लक मैटर्स अ लॉट। अदरवाइज जो कैरोलिना के साथ हुआ, आई कांट बिलीव शी वॉज विनिंग स्ट्रेट वेरी इजीली, बट आई फील ही भी जो थोड़ा सा लकी थी वहाँ पे कि उनको सिल्वर मेडल मिला।
तो लक प्लेज अ बिग रोल इन बिग जैसे आपका टूर्नामेंट्स। जो ओलंपिक मेडल था उसमें लक ने क्या भूमिका निभाई थी? देख डेफिनेटली लक ने भूमिका निभाई, क्योंकि जो मैंने वैंगजिन के साथ प्रीवियसली मैचेस खेले, मैंने उनको सुधीरमन कप में हराया, उससे पहले मैंने एक दो जगह और उनको बहुत टफ मैचेस हुई। और जैसे मैंने बताया वो साल टॉप 10 में मैं और टीने बॉर्न थी डेनमार्क की प्लेयर, बाकी 8 प्लेयर चाइना के थे वैसे वो साल पूरे 2011, 12 एंड 13 में। और वो मैच हम खेल रहे थे, मैं सेमीफाइनल्स हार चुकी थी, मैं बहुत ही, आपको पता है पहले सेमीफाइनल्स हारने के बाद नेक्स्ट डे का मैच कोई भी खेलना नहीं चाहता, मूड ऑफ हो जाता है कि हम फाइनल के लिए कर रहे थे और हमें लूजिंग मैच खेलना है ब्रॉन्ज मेडल के लिए, बट दैट इज अ मेडल अगेन, यू हैव टू फाइट फॉर इट। बट मूड ऐसा हो जाता है ना, पूरी रात नींद नहीं आती है, यू फील फ्रस्ट्रेटेड कि आपने आज क्या गलत खेला और उसके साथ साथ कल कैसे खेलना है वो भी प्रिपेयर करना है। मतलब इट्स अ वेरी टॉर्चर मोमेंट फॉर ए प्लेयर कि आपको लूजिंग जो मैच खेलना होता है वो एक बहुत डिफिकल्ट मैच होता है। तो वो मेरे साथ सिचुएशन हो रहा था, हार गई उनसे लेकिन कल खेलना है मेडल मैच, हार गई उनसे लेकिन कल खेलना है, पूरी रात ऐसा रहा। गोपी सर ने आके बोला डोंट वरी, दिस इज ए मेडल मैच एंड वी कैन डू इट, दिस विल बी द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया, मतलब बैडमिंटन में वी कैन ट्राई आवर लेवल बेस्ट, हमारे अंदर क्या है हम ट्राई कर सकते हैं। देखो मेरी किस्मत में मेडल आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। मुझे ये लगता है जब मैं वो खेलना शुरू किया मैंने मैच, कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली उस मैच में सुपर लग रही थी, पूरा जोश में आई हैं, फाइट कर रही थी। 2018 पे मुझे लग रहा था कि कुछ वो मोमेंट स्ट्रगल कर रही हैं बैक हैंड साइड पे, वो लीड कर रही थी वो बैक हैंड साइड पे, लेकिन स्ट्रगल कर रही थी, थोड़ा थक रही थी, बारी बारी अंपायर से ब्रेक पूछ रही थी अपने नी पे पैर रख के, ऐसा मुझे लग नहीं रहा था। यूजुअली ऐसा नहीं करती है वो, मैंने जब जितने भी मैचेस खेले, क्योंकि लोग ज़्यादा ओलंपिक्स देखते हैं तो वही मैच याद आता है, क्योंकि मैंने आई प्लेड, वो चाइना प्लेयर ऐसा करता नहीं है यूजुअली, इतने से वो दिखाता नहीं है इमोशंस, बट वो दिखा रही थी। फिर मैंने बैकहैंड पे खिलाया, फिर बैकहैंड टॉस के बाद देखा तो वो बैठ गई है। मैं बैठ के कोच से पूछ रही हूँ बैठ क्यों गई है, क्योंकि मैंने देखा नहीं, अनलेस मैंने वो टीवी पे देखा कि उनका नी ऐसा हुआ, तो वो बैठ के क्या कर रही है, वो सडनली सोच रही हूँ मैं स्ट्रोक क्यों नहीं खेला। एंड उसके 15 मिनट के बाद भी मैं ऐसे ऐसे कोच को देख रही हूँ क्या हुआ है, हो क्या गया है, मेडल क्या है, समझ नहीं आ रहा है, मेडल आ गया है ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में आज तक मुझे कोई वॉक ओवर, कोई ऐसा मैच मिला नहीं है मेरे को। तो आई कैन एवरी मैच ऑफ माइन इज हार्ड फॉट मैच विद चाइनीज, 22-20, 3 गेम, स्ट्रेट सेट भी बहुत लंबे मैचेस हुए होंगे, हिस्ट्री में फर्स्ट मैच होगा जो ऐसा कोई प्लेयर बैठ गया है। और मैं कोच से पूछ रही हूँ ऐसा कैसे हो गया, अभी स्पोर्ट है, हो जाता है, यू कांट डू एनीथिंग, कोच इज टेलिंग मी दिस, व्हाट कैन यू डू। अगर तुझे इंजरी हो जाता तो उसको मेडल मिलता, उसको इंजरी हो गया तो तेरे को मेडल मिला है। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि काफ़ी लोग जो ऐसे सोचते हैं कि आपको वो मेडल लक में मिल गया, तो लक तो प्लेज अ रोल राइट इन ओलंपिक्स, लक नहीं है तो आपको कैसे, अगर लक नहीं होता तो विक्टर गोल्ड नहीं, आज लक्ष्य को गोल्ड होता। लक्ष्य वो सो गुड, वो 2017 फर्स्ट गेम, 7 लव सेकंड गेम, तो आप कैसे एक इतने बड़े टूर्नामेंट में 2017 से एक प्लेयर को रोक सकते हो। दैट्स ओनली 4 पॉइंट चाहिए आपको टू विन, एंड देन 20 ऑल, देन 2 मोर पॉइंट्स, इट्स मोर देन लक आई वुड से। और उस टाइम पे जो हुआ, तो आई थिंक जो फर्स्ट मेडल आया बैडमिंटन में, वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ दैट कि बैडमिंटन स्टार्ट बिकमिंग पॉपुलर इन आवर कंट्री, दैन थिंकिंग अबाउट कि वो कैसे आया, क्यों आया, वो उनका पॉइंट नहीं है, वो मेरे साथ जो हुआ मेरी किस्मत। लेकिन जो उसके बाद हमने बैक टू बैक वर्ल्ड नंबर 1 बने, इतने बार उनको हराया बैक टू बैक, वी शुड ऑल बी हैप्पी कि हमारे पास मेडल्स आ रहे हैं, चाहे कैसे भी हो, मेडल्स आना इंपॉर्टेंट है, राइट। सैना, कभी आपके, अच्छा एक चीज पहले ये बताइए कि वो जो आपको मेडल मिल गया और आप जब पोडियम पर गई, तिरंगा ऊपर जा रहा है, और वो भाव क्या था उस वक्त जब आपको दिखा कि मैंने देश के लिए मेडल जीत लिया है? देखिए तब तक तो जब मैं चेंज करने गई उससे पहले तो वैंगजिन मेरे साथ ही थी जो निकली बाहर, और वो रो रही थी, मैं उनसे बात कर रही थी हाउ व्हाट, क्योंकि मैंने स्क्रीन देखी नहीं थी क्या हुआ था, वो बाद में ही मेडल होने के बाद मैंने स्क्रीन देखा कि उनके साथ हुआ क्या है। वो बैठ गई है, चल नहीं पा रही है। ऑब्वियसली ACL इज़ वेरी कॉमन इन बैडमिंटन, क्योंकि आप कभी कभी ऐसे मूवमेंट जाते हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, बैक हैंड साइड लंजिंग, फिर फोर हैंड साइड पे जंप करते हैं, जंप भी बहुत मूवमेंट्स होते हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं ऐसा ट्विस्ट हो गया कि आपका नी ट्विस्ट हो गया है। एंड मैं कोच से पूछ रही हूँ हुआ कैसे, क्योंकि हमने तब तक ये डिस्कस नहीं किया मेडल आ गया चेंज करो जाओ मेडल एंजॉय, ये सब कुछ नहीं। गोपी सर लाइक एंजॉय योर मोमेंट, दिस इज योर मोमेंट, हमारे कंट्री को मेडल मिला है, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, फॉरगेट ऑल दिस। मैं पूछ रही हूँ सर क्या हुआ, ही इज जस्ट टेलिंग, इज सपोर्टिंग मी बेसिकली, यू बी प्राउड ऑफ योर मेडल, यू जस्ट गो टू द पोडियम, we all are here, they all were crying, my physio, एक ही फिजियो जो आया, एक ही कोच, they all were crying कि मेडल आया है हमको।
एंड आई वाज स्टिल लुकिंग एट देम, ये हो क्या गया है, ये हो गया। मेडल पे भी मुझे रिएक्शन नहीं आ रहे थे। आई वाज स्टैंडिंग एंड चाइनीज प्लेयर, मैं वैसे देख रही थी क्या है, आ गया, क्योंकि दे वांटेड वन मोर चाइना प्लेयर। हाँ। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं भी इंडियन से, हमको भी आया, इंडिया प्लेयर थोड़ा ना कम है टैलेंट में, हम भी आ सकते हैं। और तो मैं ऐसे खड़ी थी एंड देयर सो मेनी इंडियंस देयर चीयरिंग फॉर मी वेम्बली एरिना में। बहुत मजा आया मुझे उस टाइम पे। उसके बाद ऑफ कोर्स इंटरव्यूज थोड़े से डिफिकल्ट थे, क्योंकि वो पूछ रहे थे उनको क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं बस स्पोर्ट में, क्योंकि ओलंपिक्स में हुआ तो आप बात कर रहे हैं, पूरे साल कितने एसीएल होते हैं। एक प्रणॉय का मैच लास्ट ईयर मलेशिया ओपन में इंडोनेशिया वाला खेल रहा था, जंप स्मैश मारा, सडनली ट्विस्ट हो गया। मेरे साथ कैरोलिना ने खेला इंडोनेशिया ओपन जो मैं जीती, कैरोलिना का नी ट्विस्ट हो गया। कितने बार नी ट्विस्ट हो जाते हैं, और इट्स वेरी कॉमन। मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में किसी को एसीएल हुआ है। बहुत एसीएल, बहुत एंकल फ्रैक्चर्स, बहुत शोल्डर टेयर्स होते हैं हमारे स्पोर्ट में, बैक पेन्स तो होते ही है। स्पोर्ट्स इज इक्वल टू इंजरीज। आपको जब गुस्सा आता था तो आप स्मैश मारना शुरू कर देती थी? गुस्सा, आप यू हैव टू थिंक, स्मैश इज इक्वल टू गेटिंग टायर्ड ऑल्सो। हाँ। आप जितना स्मैश मारोगे थक भी जाओगे। तो यू हैव टू प्लान द गेम इन सच अ वे कि आप स्मैश राइट मोमेंट में मारो। ऑफ कोर्स माय स्मैशेस वर हार्ड, ऑफ कोर्स आई हैड अ गुड गेम प्लान ऑल्सो, क्योंकि रिट्रीविंग भी अच्छी करती थी मैं। तो मैं अच्छे ड्रॉप शॉट के साथ कहाँ प्लेयर को स्ट्रगल करके स्मैश मारना है, वो मेरा आइडिया अच्छा होता था। लेकिन अगर मैं बैक टू बैक मारती रहूंगी तो मैं ऑफ कोर्स तो थक फिर जाऊंगी, फायदा नहीं। ऑफ कोर्स थक जाऊंगी। वो हार जिसने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया? दिस डेफिनेटली 2008 ओलंपिक्स। वो ओलंपिक्स में भी मेडल आना था। आई वाज लीडिंग 11-3 इन द थर्ड सेट एंड आई वाज वन स्टेप क्लोज टू मेडल इन 2008 ओनली। एंड आई वाज लाइक ये कैसे जा रहा है मेरे हाथ से मैच। एंड 11-3 से 21-13 आई लॉस्ट द मैच। कैन यू बिलीव इट? आई जस्ट गॉट 2 पॉइंट्स। सडनली ब्लैंक हो गई मैं कोच से पूछ रही हूँ, कोच बोल रहा है कुछ मिस्टेक भी नहीं हो रही है, बड़े बड़े रैलीज हो रहे हैं, बट फाइनली शी इज गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि वो अच्छी स्ट्रोक मार दे रही है। बट एवरी रैली वॉज गोइंग फॉर लाइक 20-25 शॉट्स। तो मैंने कहा ये मिस्टेक कहाँ हो रही है, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। तो सर ऑब्वियसली उस टाइम पे ना कभी कभी ऐसे मैचेस हो जाते हैं हाई हाई लेवल पे कि आप थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, टेंशन्स हो जाती हैं। बट मैं बोल रही हूँ 11-3 तक सब ठीक चल रहा था, सडनली क्या हुआ। आज तक मुझे वो आंसर मुझसे, दैट मैच स्टिल हॉन्ट्स मी इवन आफ्टर हैविंग अ मेडल। इमेजिन प्लेयर को कैसा लगता है, काश उस टाइम पे आ जाता। यू नो इट वाज सो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। बट वही जैसे मैं बोल रही हूँ, किस्मत नहीं थी मेरे अपोनेंट की किस्मत थी। आफ्टर हैविंग 11-3 लीड आई हैव नेवर लॉस्ट अ मैच इन टिल टुडे। बट उसकी किस्मत, उसकी लक थी उधर। सही बात। तो मैं तो ये नहीं बोल रही हूँ ना कि वो लक से जीत गई। शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट, शी गेव हर ऑल आउट, शी वाज एवरीवेयर। मुझे ब्लैंक हो गया, मैं कहाँ खेलूँ, ये हुआ सिचुएशन। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जैसे घर में एक बच्चा हो जिसको सारा प्यार मिल रहा हो, और दूसरा बच्चा जब आता है तो सामने वाले को थोड़ी जेलसी होती है कि यार ये थोड़ा सा छीन रहा मेरे हिस्से की चीज। जी। देश में साइना 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 खाली चल रहा था। जब पीवी सिंधु आई तो जी। आपको ऐसा कुछ भाव आया कि यार ये थोड़ा सा मेरे हिस्से का ले रही है? आपके पीवी सिंधु से रिश्ते क्या रहे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्पोर्ट है एंड वी डोंट हैव टाइम उतना कि हम किसी से बैठ के बात कर सके, क्योंकि जैसे मैं बोला ट्रेनिंग ही 8-9-10 घंटे होती है, तो सबका ट्रेनिंग टाइम अलग होता है सबका। जैसे मैंने मेंस में देखा था, इतने सारे मेन सिंगल्स प्लेयर्स ऑलरेडी थे, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि विमेन सिंगल्स में भी प्लेयर्स आएंगे, इट्स नेचुरल, वो होना भी है। और ये सिचुएशन आई थिंक जितना मैं सोच रही हूँ उससे ज़्यादा लोग जो क्रिएट करते हैं इंडिया में, होता है, वो चलता है, वो मैं सुनती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मसाला मैं भी एंजॉय करती हूँ। एंड आई फील वाई इज दैट व्हेन टू पीपल आर प्लेइंग वेल एंड ट्राइंग टू डोमिनेट चाइना, और चाइना को मार रहे हैं, तो खुश रहो ना यार तुम लोग। इतने सारे कोई खोल रहा है, अपॉर्चुनिटी आने का मौका दे रहा है, जहाँ पे हम सोचते थे कि हमारे रास्ते बंद हो सकते हैं, क्योंकि चाइना, कोरिया, जापान इतने स्ट्रांग हैं। हम दो, कैरोलिना, रचनॉक, टाइजुइंग, वी आर ऑल बीटिंग देम अगेन एंड अगेन। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और अभी देखिए फाइनल्स में कोरिया वाली और अपोनेंट, ठीक है चाइना, वो, बट कैरोलिना हो सकती थी, कैरोलिना हो सकती थी। इमेजिन द वे वी हैव शोन द वे कि उनको मारना पॉसिबल है। डेफिनेटली वो टाइम पे ऐसा सिचुएशन आया कि एज आई सेड ना कि हमारे पास एक ही कोच होते थे और इतने सारे प्लेयर्स होते थे, तो सबको देखना इज़ नॉट ईजी। एंड यू फील व्हेन यू हैव रीच्ड अ पोजीशन, जैसे टॉप 10 में आ गई थी मैं, तो एंड देन मैं 2012 में आफ्टर ओलंपिक मेडल आई वाज वर्ल्ड नंबर 3 और 4। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरा अच्छा नहीं गया, मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे, हम सॉल्यूशंस हमें नहीं मिल रहा था। एंड इमेजिन मैं 7 बार ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल्स हार चुकी थी, 7 बार क्वार्टर फाइनल्स, और मेडल के लिए एक ही राउंड चाहिए था। तो इमेजिन आप जब अपने कोच से पूछ रहे हैं
मोर देन द सिंधु फैक्टर, मैं कोच से पूछ रही हूँ सर क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रही है कि मुझे अब 8वीं बार नहीं मिला तो मेंटल टॉर्चर हो जाएगा, अब मुझे फिर ऐसा लगेगा कि शायद आएगा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड नंबर 2 से वर्ल्ड नंबर 1 कैसे बनूं। अब कोई और तो आएगा, आपको फाइट देगा, कंपटीशन होगा, डेफिनेटली रहेगा, लेकिन आई नेवर फेल्ट लाइक दैट बिकॉज जब भी मैं उनके साथ खेलती थी मुझे आई न्यू हाउ टू प्ले हर, एंड मोस्टली अगर हेड टू हेड भी देखेंगे तो आई थिंक आई हैव बीन 7-1 या कुछ ऐसा हेड टू हेड है, आई हैव डिफीटेड हर मोस्ट ऑफ द मतलब ये टाइम्स। जो कहानियां बनाई गई कि साइना वर्सेस पीवी सिंधु, वो सही नहीं थी। सही नहीं थी क्योंकि टाइम भी नहीं था सोचने के बारे में। आप अपना फोकस कर रही थी कि मुझे कैसे इंप्रूव करना है, तो आपके निर्णय उस पर बेस्ड थे, ना कि पीवी सिंधु के साथ क्या हो रहा है उससे जोड़कर। मैं हमेशा से, जैसे मैंने बचपन से आपको अभी बताया कि मुझे बेस्ट कैसे करना है, मेरी मम्मी ने बोला था मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है, वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, मतलब अपने बारे में सोचना इज इम्पॉर्टेंट फर्स्ट, ना कि मैं उसके बारे में सोच के मेरा गेम इंप्रूव किधर हो रहा है। मुझे जाके मैंने सर से पूछा, सर ने बताया कहीं हम स्टक हो रहे हैं बट रास्ता खुलेगा इज व्हाट वी वर थिंकिंग, बट रास्ता नहीं खुल रहा था। एंड द सिचुएशन इज विद प्लेयर्स कि आपका करियर बहुत शॉर्ट होता है, इट्स नॉट लाइक आप 40-50 तक खेलने वाले हैं। 30-31 गर्ल्स में आई हैव सीन मोस्ट ऑफ देम गेटिंग रिटायर्ड 27-28 ऑल्सो। अब थोड़ा सा बढ़ रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे फिजियोज और ट्रेनर्स आ गए हैं, उस टाइम पे वो भी नहीं था, तो वो सोच के मुझे लगता था कि शायद 26-27 में रिटायर ले रहे चाइनीज़ प्लेयर्स, उतना ही करियर है, आई बेटर फाइंड सम सोल्यूशन फॉर माई सेल्फ, नहीं तो मैं खेलने के बाद ऐसा रिग्रेट ना करूँ कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, 2 से 1 नहीं बन पाई या कभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल नहीं बन पाया। काफ़ी प्लेयर्स को, जैसे आप देखिए ली चोंग वे को, कितने बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप सिल्वर पे रह गए वो, और ही इज़ 7 years वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं। ओलंपिक में 3 सिल्वर्स, कभी कभी एक प्लेयर का हो जाता है, कहीं वो स्टक हो जाते हैं। लिंडन के साथ वो ऐसा नहीं था कि उनका गेम कम था, लेकिन लिंडन से हार गए वो, और वो बैठ के नहीं सोचते होंगे यार मुझे गोल्ड आ जाता, आज एक गोल्ड रह गया, सिल्वर 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 की उन्होंने लाइन लगा दी। लेकिन और कई बार मुझे लगता है वो नियति भी होती है, अगर सिल्वर लिखा है तो आप, जैसे आपकी नियति थी कि कराटे से आप बैडमिंटन आई, माता पिता ने इतना आपको सपोर्ट किया, और फिर जैसा आप कह रही हैं कि किस्मत का रोल थोड़ा बहुत रहता ही है। नहीं सर, अगर मैं ट्राई नहीं करती, अगर मैं जाके कहीं और ट्राई नहीं करती तो मुझे ये लगता कि मैंने ट्राई नहीं किया। आई ट्राइड, क्योंकि फर्स्ट आपको थोड़ा सेल्फिश भी होना चाहिए एज ए प्लेयर। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप देखिए टेनिस प्लेयर्स एवरी 2 months अपने कोच चेंज करते हैं अगर परफॉर्मेंस नहीं आया तो, क्यों वो लोग इतना बड़ा क्यों नहीं बनाते हंगामा। इंडिया में अरे मैंने चेंज किया, मुझे एटमॉस्फेयर चेंज करना है, मुझे आई फील कि मुझे शायद बेटर आ सकता है, तो आई वांट टू गो एंड चेंज, सी द चेंज। गलती हुई तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगी ना, किसी और को तो गलती नहीं होगी। दिस इज माई फॉल्ट एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। आई वेंट देयर, आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1, आई वेंट देयर, आई गॉट माई फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल, I went there, I won couple of super series again. From world number 9 I became world number 1. मतलब ट्राई तो किया। वो साल अनफॉर्चुनेटली मेरी जो नी में जो 2016 ओलंपिक्स है, आई रियली रिग्रेट द डिसीजन टू गो टू द ओलंपिक्स। अगर मुझे उससे पहले कोई बोल देता कि आपकी एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हुई है नी में और वो टूट गई है बोन, तो मैं जाती भी नहीं। अभी तक मुझे लगता है कि जो आपका 25-26 में वो रहता है ना कि मुझे करना है, लेके आना है और एक मेडल, आई हैव डन सो वेल, अब बैक टू बैक जीत रही हूँ, वर्ल्ड नंबर 1 भी बन गई हूँ, आई एम सीडेड इन दिस टूर्नामेंट, एंड वैंग यिहन को मारना शुरू कर दिया था जिसके साथ मेरा हेड टू हेड भी कम था, 10-2 आई वॉज विद वैंग यिहन, और अब उनको हरा भी रही थी मैं। ऑल इंग्लैंड फाइनल्स खेल ली मैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल आ गया मुझे, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फिर मेडल आया मुझे। बस वो ओलंपिक्स मिस हो गया बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ, एंड द डॉक्टर टोल्ड मी ये कभी भी टूट सकती थी जो एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हुई है। और वो बोन ग्रोथ क्यों हुई है, क्योंकि अगर मेरे पास बेस्ट ट्रेनर्स और फिजियोज पहले से होते, मुझे अच्छी ट्रेनिंग, मेरी बॉडी को ठीक से मुझे पता होता क्या करना है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने उसको इतना पुश कर चुकी थी मैं उसको, तो वो बोन ग्रोथ हो जाते हैं, ऑस्टियोफाइट्स प्लेयर्स में हो जाते हैं, इसलिए वो टूट गया बस। कोई नहीं, देखिए इस देश में इतने लोग हैं और सबसे दुख की बात यह है कि लोग चेंज अप्रिशिएट नहीं करते, और इसीलिए कई बार लोग नरेंद्र मोदी को भी अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि देश में इतना चेंज आया है। लेकिन आप नरेंद्र मोदी को इतना पसंद क्यों करती हैं? मुझे लगता है, देखिए पर्सनली जब मैं उनको सुनती हूँ, मैं ऑब्वियसली उनसे 2 बार मिल भी चुकी हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, और कैसे वो सबके बारे में इतना जानते हैं, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल, ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, कब खेलना शुरू किया, कैसे खेलना शुरू किया, और किसके साथ है, नेक्स्ट टूर्नामेंट मैं क्या खेलने वाली हूँ, आपकी जो अपोनेंट है वो चाइना वाले का नाम भी, या कोई, मतलब हाउ ही नोज ऑल दिस थिंग्स। और आपको अच्छा फील होता है
कि जब आपसे कोई ऐसा बात कर रहे हैं, वो भी ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और आपके बारे में इतना जानते हैं, आप चाहते हैं कि आप और अच्छा करें कंट्री के लिए और आगे बढ़े, और रेगुलरली अपडेटेड रहते थे वो। और जैसे वो बात करते जनरली, आई एम नॉट सेइंग कि मैं वही पॉलिटिक्स में घुस के कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट यहाँ पे, बट आई डेफिनेटली फील द वे ही स्पीक्स, ही डेफिनेटली लुक्स लाइक अ लीडर टॉकिंग। कोई ऐसा बात कर रहा है जो देश के लिए जेन्युइनली अच्छा करना चाहते हैं। तो आई फील दैट टाइम व्हेन ही इज टॉकिंग कि वो एक मतलब अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं। अब जब हम टूर्नामेंट्स के लिए इतनी जगह पे जाते हैं, हमारा मैं घूमती फिरती हूँ, तो वहाँ एक रिस्पेक्ट दिखती है कि इंडिया से कोई आया है, मतलब अच्छा लगता है। ये दिन हो गए, चंद्रयान भी हमारा सक्सेसफुल हुआ, ये भी हुआ, सब कुछ अच्छा हो रहा है। देन और द वे ही स्पीक्स, एवरीथिंग इज पॉजिटिव व्हेन ही टॉक्स। और पहले ये भी नहीं होता था कि खिलाड़ी हार कर आए तो कोई मिले प्राइम मिनिस्टर, जीतने वाले के साथ फोटो खिंचवा भूल ही लेते जाइए। वो तो मतलब मुझे तो याद भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और फोर्थ प्लेसेस को याद भी कौन रखता है? हाँ। जेन्युइनली मैं बोलती हूँ, फोर्थ प्लेस को याद भी नहीं रखेगा कोई। मैं ओलंपिक से हार के आए, जब लास्ट टाइम भी 2016 में उन्होंने मुझे बोला था रिकवर वेल, यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। 2018 में मैं कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीती, मुझे बोले 16 में याद है आपको सर्जरी हुई थी। मैं हाउ ही नोज मेरे को सर्जरी हुई थी 2016 में, और 18 में गोल्ड मेडल जीते हैं आप। आपने मेहनत करी, उसका रिजल्ट है। मतलब दिस इज द वे यू टॉक टू प्लेयर्स। अभी ज़्यादा जैसे मैंने बोला ना, पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी मैं, लेकिन आई जस्ट फील वॉट एवर उनका जो एक ऑरा है, लुक्स लाइक अ लीडर, एंड आई रियली लाइक हिम। आखिर में मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ थोड़ा सा, घर में आप खाना वाना भी बनाती हैं? कुछ नहीं सीखा, जीरो। जैसे बोला ना, मैं वही बच्चा हूँ जिसको ज़्यादा प्यार मिला है, मेरी बहन को नहीं मिला है। और वो बेचारी रिग्रेट भी करती है, एंड शी कीप्स टेलिंग मम्मी कि मुझे भी खिला देती, एंड मम्मी इज लाइक मैंने ट्राई तो किया था पर तूने खुद ही बोला मुझसे नहीं हुआ। तो वो मैं बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं स्पॉइल्ड हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने उनको जो उन्होंने बोला मैंने वो फॉलो किया, बस उतना ही था मेरा। मुझे इस पे मैं कभी कभी टॉन्ट मारती हूँ, मेरी बहन है तो उसको छेड़ती रहती हूँ, बट मैं ज़्यादा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि फील होता है, कोई भी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, फ्रेंड हो, दे ऑल्सो फील बैड। मैं हमेशा उसको सपोर्ट करती हूँ। उसे खाना बनाना आता है, वो मेरे लिए बनाती है, तो मैं बोलती है अगर तू भी चैंपियन होती तो आज खाना नहीं बनाना पड़ता। लेकिन शी फील्स प्राउड, शी सेज कि मैं भी तेरी मम्मी जैसी ही हूँ, शी इज़ ओल्डर टू मी, एंड तेरे लिए खाना क्या कुछ भी बनाऊँगी मैं। तो शी इज़ ऑल्सो प्राउड, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना पता है कि आज अगर वो भी मेहनत कर लेती तो शायद मतलब किसी भी फील्ड में वो चूज़ करती। मैं ये नहीं बोलती कि बैडमिंटन में ही, तो वो और भी मतलब वो भी। आपको खाने पीने का शौक है? बहुत बहुत। क्या पसंदीदा फूड है आपका? आलू पराठे, आइसक्रीम, सब जंक फूड टाइप्स हूँ मैं। लेकिन आई फील अभी जैसे मैंने चीज़ें देखी हैं, जैसे मैं पढ़ती रहती हूँ इंटरनेट पे भी, जितना आप अपने हेल्थ को केयर करेंगे उतना ही बेटर है। आप जितना जंक फूड लिमिटेड लेंगे, मैं ये नहीं बोलती हूँ कंप्लीटली ज़ीरो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लिमिटेड लेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ एल्डरली पीपल, मेरे खुद के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, कभी स्टमक के बारे में कंप्लेंट करती है, तो मुझे लगता है अभी तो मैं हूँ 30s में, जब मैं 60s में होंगी मैं भी ना कंप्लेंट कर दूँ, क्योंकि जो खाने की हैबिट्स है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ फिजिकल कंडीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं ना कहीं से 1 घंटा टाइम निकालिए कि आप वेट ट्रेनिंग करें थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत रनिंग करें, कार्डियो करें, अपने आप को मूव में रखें, ताकि आप जो कर रहे हैं चीज़ उस पर भी फोकस अच्छा रहे, ना कि रोज़ ये सोचें कि मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ, फिर से वही काम कर रहा हूँ। तो अगर आप जाके अपने आप को थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे, यू विल फील फ्रेश कि मुझे आज ये करना है फिर से। तो मैं हेल्थ को अपना अच्छा रखिए, अपने आप को टाइम दीजिए कि आप अपने साथ रहें, और वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। नहीं, लेकिन आप, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने इस देश में कई लोगों का वजन बढ़ाया है, क्योंकि जब आप जीतती थी तो हमने सेलिब्रेट करने के लिए कभी गुलाब जामुन खाए हैं, कभी आइसक्रीम खाया है, कभी बिरयानी खाई है। जी जी। तो लेकिन वो खाइए, साथ साथ थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए। डेफिनेटली। साइना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank आपका you. इवेंट है, वरना मैं थोड़ी और बात करता, क्योंकि आपसे बातें करके इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छा। लोगों को इंसाइट, जो हम टॉप एंगल शो का हमने नाम रखा है, थोड़ा आपको टॉप एंगल से पता चलेगा कि एक खिलाड़ी की जिंदगी क्या होती है। बाहर बैठ के देखिए, 140 करोड़ हम हैं, बैठे हैं मैच देख रहे हैं, तो कुछ तो बोलेंगे कि ऐसा मारना चाहिए, वैसा मारना चाहिए, बोलना भी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खिलाड़ियों को पॉलिटिक्स से दूर रखिए। आप ध्यान रखिए कि एक खिलाड़ी से ज्यादा कोई नहीं चाहता कि वो मेडल जीते, क्योंकि उसका पूरा जीवन उसी पर बेस्ड है। इसलिए वो खिलाड़ी खुद बहुत मेहनत करता है, उस मेहनत को भी अप्रिशिएट कीजिए, सिर्फ मेडल को अप्रिशिएट मत कीजिए। और साइना से तो सीख ही रहे हैं, साइना के माँ बाप से भी सीखिए, जिन्होंने बेटी के सपने को आगे बढ़ाया। और
बिना किसी सोच के आगे बढ़ाया कि भाई ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा, वो इतना पैसा कमाएगी नहीं कमाएगी, दुनियादारी में क्या होगा नहीं होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सायना, सही बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे थैंक जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।